हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे आपके इकोलॉजी का वेरी लास्ट चैप्टर दैट इज बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। वैसे ओल्ड एनसीईआरटी में इसके बाद एक और चैप्टर आपको मिलेगा एनवायरमेंटल इश्यूज, बट डू रिमेंबर एनसीईआरटी ने, एनटीए ने, एमएमसी ने सभी ने अपने सिलेबस से इस लास्ट चैप्टर को हटा दिया है। तो एनवायरमेंटल इश्यूज अब आपको ना तो बोर्ड्स के लिए पढ़ना है ना ही आपको नीट के लिए पढ़ना है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा किसी बच्चे के मन में हो कि मैम पढ़ना है क्या उस चैप्टर को, तो नॉट एट ऑल। नीट के लिए अब ये चैप्टर नहीं है, ना ही बोर्ड्स के लिए। तो इसका मतलब अब लास्ट चैप्टर आपका बन गया है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। एंड यस, हमारी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज जो है उसमें हम एकदम आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, है ना। बीच बीच में मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते थे जब मैं 11th का के चैप्टर्स कवर कर रही थी कि मैम आप हमें प्रॉमिस करिए कि आप ये सीरीज पूरी तो करेंगे ना, हम आपके ही लेक्चर्स पर डिपेंडेंट हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि बीच में ही ये सीरीज छूट जाएगी। तो यस, आई कैन से नाउ, है ना, कि हमने ये सीरीज सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। मतलब ये चैप्टर कंप्लीट होते ही इट विल बी ओवर। तो मैंने तो अपना प्रॉमिस फुलफिल कर दिया बच्चों। नाउ इट्स योर टर्न कि आपने जो भी इन लेक्चर्स से देखकर सीखा है उसे आप अपने एग्जाम में यूटिलाइज करेंगे, आप उन चीजों को रिवाइज करते रहेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कहीं भी बीच में अटकते हैं, कोई कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं, तो वापस से उस लेक्चर पर जाकर आप उसका वो पार्ट दोबारा देखने में भी ऐसा नहीं है कि आलस करेंगे कि यार छोड़ो कौन दोबारा देखेगा। इसीलिए मैंने हमारे चैनल पर पूरा जो एक एक चैप्टर है उसको प्रॉपरली प्लेलिस्ट की फॉर्म में अरेंज करा हुआ है। कोई भी लेक्चर में, किसी भी चैप्टर में आप कहीं भी अटको, आप उस पर्टिकुलर सेगमेंट पर जाकर उस लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है। एंड यस, कुछ बच्चे मुझे ऐसा भी पूछ रहे हैं कि मैम हमने फर्स्ट टाइम हम सिलेबस पढ़ रहे हैं, या कुछ बोल रहे हैं हम रिवीजन कर रहे हैं, तो क्या हमारे लिए ये सीरीज यूजफुल है? बिल्कुल बच्चों, आपने जिन भी बच्चों ने ये लेक्चर्स देखे होंगे दे नो वेरी वेल कि मैंने इसमें इसी तरह से हर चैप्टर को कवर किया है कि अगर कोई बच्चा पहली बार उस टॉपिक को पढ़ रहा है तो भी उसे वो पूरा समझ में आएगा, और अगर कोई रिवाइज करना चाहता है स्पेशली एनसीईआरटी से, तो भी हमने उसमें उसी अकॉर्डिंग सारी चीजें कवर की है। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, बायो पे अपनी ग्रिप बनाना चाहते हैं, सबके लिए दिस सीरीज इज यूजफुल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये आखिरी चैप्टर बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। जैसा कि चैप्टर का नाम है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है बच्चों ये। इसमें आपको पहले तो कुछ बायोडायवर्सिटी के पैटर्न्स बताए हैं। बायोडायवर्सिटी वर्ड का मतलब, डायवर्सिटी का मतलब आप सभी को पता है, बहुत सारी विविधताएं, है ना, और बायो मतलब लाइफ, कि अर्थ पर जितने भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं उनमें इतनी सारी जो डायवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। बहुत तरह तरह के इंसेक्ट्स हैं, तरह तरह के प्लांट्स हैं, एनिमल्स में मैमल्स हैं, सब अलग अलग बहुत तरह की स्पीशीज हैं। इसी को आप क्या कहते हैं? बायोडायवर्सिटी। नॉट ओनली प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया, सब अपनी अपनी एक डायवर्सिटी रखते हैं। ठीक है, तो वो डायवर्सिटी किस तरह से वेरी करती है, जैसे मैंने आपको इकोलॉजी की शुरुआत में बताया था कि जो इक्वेटर के आसपास वाला एरिया होता है ट्रॉपिक्स, उसमें सबसे ज्यादा डायवर्सिटी आपको मिलेगी, क्योंकि ट्रॉपिक्स पर सनलाइट भी हमेशा अच्छी रहती है, रेनफॉल भी काफी अच्छा होता है, सीजनल वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, लगभग एक सेम टेम्परेचर बना रहता है ना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो दीज आर द फेवरेबल फैक्टर्स फॉर स्पीसिएशन, यानी स्पीशीज को इवॉल्व होने का, वहां पर खुद को अडेप्ट करने का बहुत अच्छे से टाइम मिलता है। इसलिए जो मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी है अर्थ पे, वो आपको कहाँ मिलेगी? ट्रॉपिक्स में। फिर आप थोड़ा और नॉर्थ या साउथ की तरफ जाएंगे तो टेम्परेट रीजन्स आएंगे जहां मॉडरेट डायवर्सिटी है, और आप बिल्कुल एंड यानी पोल्स पर चले जाएंगे, आर्कटिक और एंटार्क्टिक पर, तो वहां पर लीस्ट डायवर्सिटी है, क्योंकि वहां पर फेवरेबल कंडीशंस इतनी नहीं है जितनी ट्रॉपिक्स या टेम्परेट पर। ठीक है, तो यही सारी चीजें आपको बायोडायवर्सिटी में पढ़नी है। एंड जो इसका सेकेंड टॉपिक है दैट इज अबाउट द कंजर्वेशन। यू ऑल नो कि ह्यूमंस की वजह से, है ना, सबसे इसमें लिखा है इस चैप्टर में, बार बार इस गलती को इंडिकेट किया है कि ह्यूमंस ने अपनी नीड को अपना ग्रीड बना लिया है ना। जब तक हमें जो चीजें जरूरी थी वो तो नेचर ने हमें दी ही है, हम उन्हें यूज भी कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम जरूरत से ज्यादा हर चीज को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इस वजह से पूरा इकोसिस्टम इम्बैलेंस होता जा रहा है। ओके, तो इस इकोसिस्टम को बचाना, इसको कंजर्व करना हमारी प्राइम ड्यूटी है। एटलीस्ट आपको आपके इस लेवल पर थोड़ा भी आइडिया दे दिया जाए कि कैसे कंजर्वेशन में हम अपना एक रोल निभा सकते हैं, तो आप उसके लिए थोड़े तो सजग रहेंगे आगे जाकर, है ना। तो ये सोचकर एनसीईआरटी ने आपको यहाँ पर कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ मेथड्स डिस्कस किए हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या चीजें ऐसी कर रही है जिससे हम इस इमेंस डायवर्सिटी को कंजर्व कर सके। ठीक है,
तो हालांकि ये चैप्टर मैं कहूंगी कि इकोलॉजी में बाकी 2 चैप्टर्स तो फिर भी कॉन्सेप्चुअल थे, इस चैप्टर में डेटा बहुत सारा है बच्चों, है ना। और मैंने नहीं देखा कि लास्ट ईयर्स में कोई बहुत ज्यादा डेटा बेस्ड क्वेश्चन आए हों, तो इसमें भी जो भी लॉजिकल चीजें हैं उनको आप प्रायोरिटी देंगे याद करने के लिए, जहां भी मैं स्टार बनवाऊं, इंपॉर्टेंट लिखवाऊं, और जो डेटा बेस्ड चीजें हैं उनको बस जब भी एनसीईआरटी रिवाइज करो तब पढ़ लेना। बाई चांस कोई 90 में से एक क्वेश्चन आ भी जाता है तो अगर याद आ जाता है सबकॉन्शियस माइंड से तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। एक से ज्यादा क्वेश्चन डेटा बेस्ड इस चैप्टर में से कभी नहीं आता, और एक भी कभी कभी आता है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है इंट्रोडक्शन में। If an alien from a distant galaxy were to visit our planet Earth, the first thing that would amaze and baffle him would most probably the enormous diversity of life that we would encounter. हम भी अपने चारों तरफ देखते हैं। Even for human, the rich variety of living organism with which they share this planet never ceases to astonish and fascinate us. हम भी हमेशा सरप्राइज रहते हैं, जो इकोलॉजिस्ट हैं, टेक्सोनॉमिस्ट हैं, आए दिन नई नई स्पीशीज उनको मिलती रहती हैं, ठीक है। The common man would find it hard to believe that there are more than 20,000 species of ants. सोचो हमारे अर्थ पर इको टेक्सोनॉमिस्ट ऐसा कहते हैं कि अकेले एंड्स की 20,000 तरह की स्पीशीज हैं। ओके, इसी तरह बीटल्स, वो छोटे छोटे बीटल्स नहीं होते हैं रेड एंड ब्लैक कलर के जिन पे स्पॉट्स होते हैं, उनकी 3 लाख तरह की स्पीशीज हैं। 28,000 स्पीशीज ऑफ फिशेज एंड नियरली 20,000 स्पीशीज ऑफ ऑर्किड फ्लावर। तो इतनी सारी, जब ये तो छोटे छोटे 4 एग्जाम्पल हैं, उन्हीं में इतनी इतनी डाइवर्सिटी है, तो जितने भी दुनिया भर के ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितने डाइवर्स होंगे। ओके, ecologists and evolutionary biologists have been trying to understand the significance of such diversity by asking important question. अब ecologists कुछ questions पूछते हैं कि जैसे why are there so many species? Did such great diversity exist throughout Earth history? क्या हमेशा इसी तरह से diversity थी? इसका आंसर हमने evolution में देखा था। How did this diversification come about? कैसे create हुई ये diversity? How and why is this diversity important to the biosphere? क्यों ये जरूरी है हमारे लिए? Would it function any differently if the diversity was much less? बिल्कुल, पूरी इकोलॉजी ने हमें यही सिखाया है कि अगर डाइवर्सिटी कम होती जाएगी तो इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। इस चैप्टर में आप थोड़ा और सीखेंगे। हाउ डू ह्यूमन बेनिफिट फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ? ये सारी चीजें इस चैप्टर में डिस्कस की गई हैं। तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी को जानते हैं कि ये है क्या। इन आर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी, इसको आप हेटेरोजेनिटी भी कह सकते हैं कि सब हेटेरोजीनस हैं, सेम टाइप के नहीं है, अलग अलग टाइप के हैं। हेटेरोजेनिसिटी एग्जिस्ट नॉट ओनली एट द स्पीशीज लेवल बट एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम, ध्यान है ना आपको, बायोलॉजिकल, मैंने इकोलॉजी के शुरू में भी आपको बताया था कि वैसे तो हम सोचते हैं कि लाइफ की सबसे छोटी यूनिट है सेल, बट सेल से भी छोटे जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल जिनने सेल को बनाया है, कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स अब हमारे सामने हैं, जैसे प्रायंस। प्रायंस में एक एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन एक्ट एज लाइफ, तो इसलिए लाइफ की स्मॉलेस्ट यूनिट सेल को ना मान के मैक्रोमॉलिक्यूल्स को मानते हैं, ठीक है। मतलब जो एक ऐसी यूनिट जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकती है वो तो सेल है, क्योंकि ये सब जो है प्रायंस, वायरस, वायरॉइड, इनको तो जिंदा रहने के लिए, खुद को मल्टीप्लाई करने के लिए सेल का सहारा लेना पड़ता है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ विच हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, तो वो तो सेल है। पर अगर आपसे पूछ लें कि जो लाइफ का बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होता है, तो उसकी सबसे छोटी यूनिट है मैक्रोमॉलिक्यूल, फिर उससे बनता है सेल, फिर सारे सेल से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, उससे ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी और कम्युनिटी से बायो, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है ना बच्चों, ये किसने दी थी, हाईलाइट कर लेना नाम, सोशियो बायोलॉजिस्ट थे एक एडवर्ड विल्सन, इनने ये टर्म दी। क्या डिस्क्राइब किया इन्होंने? कहा कि इट डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चाहे आप सेलुलर लेवल पे देखो, टिश्यू लेवल पे देखो, बायोम लेवल पे देखो, पॉपुलेशन लेवल पर देखो, जो भी अलग अलग तरह की इमेंस डाइवर्सिटी आपको दिख रही है उसी का नाम है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। सिंपल सी एक डेफिनेशन है ये। नाउ अब बहुत सारे लेवल होते हैं बच्चों डाइवर्सिटी के, 3 लेवल्स यहाँ पर आपसे डिस्कस किए हैं, इन पे क्वेश्चंस भी बनते हैं, बताऊंगी अभी क्या क्वेश्चन बनते हैं। पहले समझो जो 3 मेन लेवल्स हैं डाइवर्सिटी के, उनमें से एक है जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक है स्पीशीज डाइवर्सिटी और एक है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या मतलब है देखना,
जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब जैसे हम सब ह्यूमंस हैं तो हम सब सेम स्पीशीज के हैं ना, तो क्या सेम स्पीशीज के सभी मेंबर्स एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं? क्या हमारा 100% जीनोम एक जैसा है? बिल्कुल नहीं। जेनेटिक्स में आपने पढ़ा है कि चाहे से 99.9% जीनोम सारे ह्यूमंस का एक जैसा है, पर 0.1% जीनोम हम सबका डिफर करता है, जो हमें एक दूसरे से अलग बनाता है। तो इसी डाइवर्सिटी को क्या कहते हैं बच्चों? जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, जैसे ह्यूमंस में जो अलग अलग वेराइटीज, मतलब वेराइटीज कह लो, जो डाइवर्सिटी है वही सिंपली जेनेटिक डाइवर्सिटी है। अगर प्लांट से आपको समझना है तो जैसे मैंगो है तो मैंगो इज मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, अब मैंजीफेरा इंडिका मतलब आप मैंगो को एक स्पीशीज मान रहे हो, मैंजीफेरा इंडिका। इस अकेली स्पीशीज में जितने भी मैंगो के प्लांट्स हैं, मैंजीफेरा इंडिका के जितने भी प्लांट्स हैं, क्या वो सब एक जैसे मैंगो प्रोड्यूस करते हैं? नो। अकेले मैंगो की 1000 वेराइटीज यहाँ पर दी हैं जो कि इंडिया में डॉक्यूमेंटेड है। ऐसे ही राइस, जिसको आप कहते हो ओराइजा सटाइवा, है ना, जो कि एक स्पीशीज है, तो क्या उस स्पीशीज के सारे राइस प्लांट एक जैसे हैं? नहीं। उनमें जो डाइवर्सिटी है वो है लगभग 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन। तो अगर स्पीशीज से छोटी यूनिट पूछे ना आपसे, जब हम शुरू में लिविंग वर्ल्ड में टेक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ते हैं तो हम कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट है स्पीशीज। ठीक है, पर अगर एक ही स्पीशीज में आपको कई तरह के प्लांट्स, मतलब उसी स्पीशीज के कई तरह के वेरिएंट्स मिल रहे हैं, तो उन्हें कहते हैं बच्चों वेराइटीज, या आप स्ट्रेन्स भी कह सकते हो, या वेराइटीज कहते हैं प्लांट में कॉमनली। एनिमल में उसको ब्रीड कह देते हैं, जैसे नहीं बोलते कि डॉग की अलग अलग ब्रीड्स होती हैं, तो स्पीशीज तो सेम है पर वो सब अलग अलग ब्रीड्स हैं। ठीक है, तो इस लेवल की डाइवर्सिटी को क्या कहेंगे? जेनेटिक डाइवर्सिटी। एक ही स्पीशीज के मेंबर एक दूसरे से क्यों डिफर करते हैं? बिकॉज ऑफ जीनोमिक वेरिएशंस। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? अ सिंगल स्पीशीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। द जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय द, एक और एग्जाम्पल यहां पर दिया है बच्चों, इस पर क्वेश्चन भी आया था, राउवोल्फिया वोमिटोरिया। डू रिमेंबर, ये एक मेडिसिनल प्लांट है, एक जड़ी बूटी है, बहुत यूज होता है आयुर्वेदा में। तो ये जो राउवोल्फिया वोमिटोरिया है बच्चों, इससे एक केमिकल मिलता है जिसका नाम है रेसरपीन। याद रखना, इसका नाम है रेसरपीन, और ये रेसरपीन कई जगह मेडिकल में यूज होता है। तो यहाँ पर आपको ये समझाया है कि मान लो राउवोल्फिया वोमिटोरिया के बहुत सारे प्लांट्स हैं सेम स्पीशीज के, तो उनसे जो रेसरपीन निकाला जा रहा है वो रेसरपीन एक जैसा होना चाहिए। अगर सारे प्लांट एक जैसे होते, जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होती, तो वो रेसरपीन भी बिल्कुल सेम होना चाहिए। सेम मतलब केमिकल कंपोजिशन तो सेम है, पर जैसे मान लो उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम होनी चाहिए, उसका जो पोटेंसी है, उसकी जो काम करने का इफेक्ट है, वो भी एफिकेसी भी सेम होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। अगर आप राउवोल्फिया सर्पेंटिना के अलग अलग प्लांट से रेसरपीन निकालोगे और उस रेसरपीन को टेस्ट करोगे, तो हर रेसरपीन की कॉन्सेंट्रेशन भी अलग अलग मिलेगी और एफिकेसी भी अलग अलग मिलेगी। तो ये क्यों है बच्चों? क्योंकि उन प्लांट्स में रेसरपीन बनाने वाला जो जीन है वो अलग अलग तरह से काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे ह्यूमंस में भी तो कई सारे एग्जांपल्स हैं। सो यहाँ पे लिखा है कि ये जो मेडिसिनल प्लांट है, जो कि कहाँ मिलता है आपको? ये उगता है बच्चों हिमालयास पे, ज्यादातर जड़ी बूटियां वगैरह हिमालयास पे मिलती हैं, जो रेयर बूटियां हैं, है ना। दे माइट बी इन टर्म्स ऑफ द, ये क्यों वेरी करता है? इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी, यानी उसकी एफिकेसी, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एक्टिव केमिकल दैट द प्लांट प्रोड्यूस, किस कॉन्सेंट्रेशन में प्लांट उस केमिकल को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो 3 एग्जाम्पल हुए, कौन कौन से एग्जाम्पल? एक तो राउवोल्फिया, एक 50,000 वेराइटीज ऑफ राइस, और थर्ड 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगो। ये तीनों कौन सी डाइवर्सिटी को शो करते हैं? नीट में इसी तरह का क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल जेनेटिक डाइवर्सिटी को बताता है, या वाइस वर्सा आ जाएगा कि 1000 वेराइटीज ऑफ, 1000 था ना, हाँ, 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगो इंडिकेट विच लेवल ऑफ डाइवर्सिटी। ऑप्शन में आ जाएगा जेनेटिक डाइवर्सिटी या स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो तुम जल्दीबाजी में स्पीशीज मत कर देना, क्योंकि मैंगो तो एक ही स्पीशीज है ना, मैंजीफेरा इंडिका, उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन है, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज हैं, तो वो जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी। ठीक है, दूसरी कौन सी डाइवर्सिटी है भाई? सेकेंड इज द स्पीशीज डाइवर्सिटी। इसका क्या मतलब है समझना। स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब ये है बच्चों कि अगर हम कोई 2 अलग अलग एरिया को कंपेयर कर रहे हैं, तो इस एरिया में जो भी अलग अलग स्पीशीज हैं और एक दूसरे एरिया में जो भी अलग अलग स्पीशीज हैं, क्या वो सेम होंगी? सेम का मतलब अगर यहाँ पर ABCDEF स्पीशीज हैं, तो यहाँ भी ABCDEF ही होंगी, या PQRSTUV भी हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? ऐसा कहाँ लिखा है
कि एक फॉरेस्ट में जिस तरह के प्लांट्स और एनिमल्स हैं दूसरे फॉरेस्ट में भी उसी तरह के प्लांट्स और एनिमल्स होंगे, नॉट नेसेसरी। तो आप किसी भी दो एरियाज में जब स्पीशीज को कंपेयर करोगे तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंसेस मिलेंगे, क्योंकि हर स्पीशीज अपने अपने क्लाइमेट के लिए अडेप्टेड होती है ना। आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, वहां अलग तरह के मार्सुपियल्स हैं, आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ अलग तरह के प्लेसेंटल मैमल्स हैं। तो स्पीशीज क्या है, वेरी कर रही है तो दोनों मैमल, पर वो मार्सुपियल टाइप के हैं, ये प्लेसेंटल मैमल्स हैं। तो व्हाट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी? Simply the diversity at the species level. For example, if we compare Western Ghat and Eastern Ghat, ठीक है, ये इंडिया के दो अलग अलग जोन है, अगर हम इनको कंपेयर करें तो वेस्टर्न घाट में एम्फीबियंस की स्पीशीज ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट्स। अब थोड़ा सा बस ये याद करने वाला स्टेटमेंट है, हमें रीजन नहीं जानना कि ऐसा क्यों है, बट यस अगर आप एम्फीबियंस को वेस्टर्न घाट में स्टडी करेंगे तो वेस्ट में एम्फीबियंस ज्यादा डाइवर्स हैं, जबकि ईस्ट में एम्फीबियंस कम डाइवर्स हैं, ठीक है। देन दिस इज कॉल्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी। आपको अलग अलग जगह एम्फीबियंस की स्पीशीज अलग अलग तरह की मिली। हो सकता है वेस्टर्न घाट में 10 तरह के एम्फीबियन हैं, जबकि ईस्टर्न घाट में 4 ही तरह की स्पीशीज हो उनकी, ठीक है। देन थर्ड लेवल है डाइवर्सिटी का, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसका क्या मतलब है? इन दोनों में हम लिविंग फैक्टर्स देख रहे थे, बायोटिक कंपोनेंट्स देख रहे थे। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब इकोलॉजिकली हर बायोम डिफर करता है, हर बायोम का अपना एवरेज टेम्परेचर अलग है, एवरेज रेनफॉल अलग है, सनलाइट कितनी गिरती है ना, जो भी अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, सॉइल का नेचर अलग अलग है। तो इस वजह से पूरा इकोसिस्टम एक जैसा नहीं है ना, हर इकोसिस्टम में अलग अलग जोन बने हुए हैं, तो इसी को आप कहते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एट द इकोसिस्टम लेवल, अगर हम इकोसिस्टम को स्टडी करते हैं, स्पेशली इंडिया की बात करें, तो आपको इंडिया में डेजर्ट्स भी मिलेंगे। इंडिया तो डाइवर्स कंट्री में आती है ना, रिच कंट्री है इन द मतलब रिच कंट्री इन सेंस ऑफ डाइवर्सिटी, वी हैव वेरी इमेंस बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो डेजर्ट्स आते हैं, रेन फॉरेस्ट आते हैं, हमारे इंडिया में बहुत घने घने जंगल भी हैं, ठीक है। मैंग्रोव समझते हो? मैंग्रोव्स का मतलब जो मडी स्वैम्पी एरिया होते हैं, जो दलदल रहता है हमेशा, याद है मॉर्फोलॉजी में हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, देखें किसको याद है? जो मैंग्रोव प्लांट्स हैं उनमें न्यूमैटोफोर्स होते हैं, एरियल रूट्स होती हैं, क्योंकि नीचे दलदल है ना, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो रूट्स एयर की तरफ ऊपर की तरफ टिप बना लेती हैं अपने, उन रूट्स को क्या कहते हैं? न्यूमैटोफोर्स। और वो प्लांट का एग्जाम्पल क्या था? राइजोफोरा। तो मैंग्रोव का मतलब दलदल वाले इलाके, ठीक है। कोरल रीफ, प्रीवियस चैप्टर में अच्छे से बताया कोरल रीफ क्या होती है समुद्र में, तो इंडिया में भी ओशियंस में कई सारे कोरल रीफ बने हुए हैं। वेटलैंड्स भी हैं, एस्चुरीज भी हैं हमारे पास, ये सब मैंने इकोसिस्टम के एग्जांपल्स में समझाए थे। एंड एल्पाइन मीडोज, जो हमारे ठंडे, एल्पाइन जनरली कहाँ आपको मिलेंगे? जैसे कश्मीर वगैरह जो ठंडे वाले जोन होते हैं ना, जहाँ पे बर्फ ज्यादा पड़ती है नॉर्थ साइड पर, वहां पर एल्पाइन ट्रीज ज्यादा होते हैं, तो एल्पाइन ट्रीज भी हैं हमारे पास। मतलब अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स हैं एंड वी हैव अ ग्रेट इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ठीक है। अगर आप इंडिया की इस इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंपेयर करोगे किसी पोल पे प्रेजेंट कंट्री से, तो बट ऑब्वियस वहां पर आपको इतने तरह के इकोसिस्टम नहीं मिलेंगे। पोल्स पे जनरली स्नोफॉल होता है, तो अगर स्नोफॉल है तो वहां हर तरह का प्लांट एनिमल तो अडेप्टेड है नहीं, लिमिटेड प्लांट्स और एनिमल्स ही वहां पर मिलेंगे, और जो बायोम्स हैं वो भी बहुत लिमिटेड बायोम्स आपको मिलेंगे। तो यही यहाँ लिखा है कि इंडिया हैज अ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन अ स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। तो जस्ट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडिया और नॉर्वे में से कौन ज्यादा इकोलॉजिकली डाइवर्स है, तो बट ऑब्वियस हमारी कंट्री इंडिया, ठीक है, क्लियर। It has taken million of years of evolution to accumulate this rich diversity in nature, but million of years लगे हैं बच्चों नेचर को इतना सुंदर बनने में, but we could lose all that wealth in less than 2 centuries. 200 सालों में, अगले 200 सालों में इकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि हम अर्थ को ऐसा बना देंगे कि अर्थ पर रहना भी मुश्किल हो जाएगा if present rate of species loses continue। जो प्रेजेंट रेट ऑफ एक्सटिंक्शन चल रहा है ना स्पीशीज का, हम तो अलग ही अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया में रहते हैं, तो हमें तो पता ही नहीं होता कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है ना। जनरली न्यूज़पेपर्स वगैरह अभी कहाँ पढ़ते हैं बच्चे, अभी जब बड़े हो जाते हैं तब पढ़ते हैं जनरली, तो आजकल तो वो भी बंद हो गया, लोग मोबाइल पर ही लगे रहते हैं।
तो जो इकोलॉजिस्ट कहते हैं कि भाई जो प्रेजेंट रेट ऑफ एक्सटिंक्शन चल रहा है, हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्पीशीज लगातार एक्सटिंक्ट होती जा रही है, अगर इसी रेट से ये चलता रहा तो अगले 200 सालों में वी लूज ऑल द डाइवर्सिटी, बहुत लिमिटेड स्पीशीज रह जाएंगी और पता नहीं इकोसिस्टम बैलेंस भी रह पाएगा या नहीं। ठीक है, सो बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर नाउ वाइटल इन्वायरमेंटल इश्यूज ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है बच्चों, ऑल ओवर अर्थ ह्यूमंस जहां जहां भी रहते हैं, इंटरनेशनली बात हो रही है। एज मोर एंड मोर पीपल अराउंड द वर्ल्ड बिगिन टू रियलाइज द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर आवर सर्वाइवल एंड वेलबींग ऑन दिस प्लैनेट। सोचने पर हमें लग सकता है कि यार कॉकरोचेस, एंड्स या जो छोटे मोटे बीटल्स हैं, इनका हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल है बच्चों, इनमें से बहुत सारे पॉलिनेटर्स हैं। अगर पॉलिनेटर्स धीरे धीरे खत्म हो गए तो प्लांट्स का डाइवर्सिटी कम हो जाएगी, प्लांट्स में वेरिएशंस नहीं आएंगे तो हो सकता है एक टाइम बाद वो ही खत्म हो जाए, और अगर वही खत्म हो गए तो हमें फूड कौन बना के देगा। टेक्नोलॉजी थोड़ी ना हमको बिना प्लांट्स के फूड प्रोडक्शन करके दे सकती है, वो इवॉल्व कर सकती है मैकेनिज्म्स को, बट उसके लिए प्लांट्स का जिंदा रहना तो जरूरी है। तो इसलिए दिस बायोडाइवर्सिटी इज very much essential for the survival of human on this planet। ठीक है, इससे रिलेटेड चैप्टर के एकदम एंड में 2-3 आपको वो बताए हैं, अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट, उस पर क्वेश्चन भी आए हुए हैं कि कौन से ईयर में कहां पर इस तरह के समिट हुए, इस तरह की मीटिंग्स हुई जिसमें ये डिसाइड किया गया कि यस हम इस तरह की चीजों को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, अब इसी में बायोडाइवर्सिटी में अलग अलग टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक है हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। ठीक है, एक जस्ट जनरल आइडिया लेते हैं। सिंस देयर आर पब्लिश रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द स्पीशीज डिस्कवर्ड एंड नेम्ड, हमें सारी स्पीशीज तो नहीं पता, पर जितनी स्पीशीज हमने डिस्कवर कर रखी हैं, नेम कर रखी हैं, उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड है इकोलॉजिस्ट के पास, टेक्सोनॉमिस्ट के पास। वी नो हाउ मेनी स्पीशीज इन ऑल have been recorded so far, but it is not easy to answer the question of how many species there are on earth। हमें ये तो नहीं पता कि कितनी स्पीशीज हैं, बट यस जितनी हमें पता है उनको हमने जरूर लिस्ट आउट कर रखा है। अकॉर्डिंग टू, अब क्या कहता है IUCN, देखो इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं, ध्यान रखना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, यहां तक तो ठीक है। अब यहाँ पे N के लिए नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज पूरा है, हो सकता है एक ऑप्शन में सिर्फ नेचर लिख के छोड़ दें, और अगर दूसरा ऑप्शन में एंड नेचुरल रिसोर्सेज भी लिखा है तो वो अप्रोप्रिएट है। ठीक है, सो इंटरनेशनल यूनियन फॉर, एक्चुअली पहले बहुत पहले ना इसका नाम सिर्फ यही था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, बाद में इसमें नेचुरल रिसोर्सेज को भी ऐड किया गया। ठीक है, बट शॉर्ट फॉर्म वही रखी गई। तो ये कहता है कि 2004 की इसकी जो लिस्ट है, तो बहुत पुरानी होगी, अपडेट कर देनी चाहिए थी, बट कोई नहीं की तो। द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज डिस्क्राइब्ड सो फार इज स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन, कि अब तक हमें ह्यूमंस को 1.5 मिलियन स्पीशीज के बारे में पता है। वी हैव नो क्लियर आइडिया हाउ मेनी स्पीशीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले IUCN के अकॉर्डिंग कितनी स्पीशीज हैं अर्थ पर, तो 1.5, मतलब अर्थ पर नहीं, सॉरी, कितनी स्पीशीज नोन है, डिस्क्राइब्ड है, नेम्ड है, तो वो 1.5 मिलियन। ठीक है, वी देन एस्टिमेट वेरी वाइडली, पर ये भी कोई फिक्स डेटा नहीं है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए अलग अलग डेटा देती है। एंड मेनी ऑफ देम आर ओनली एडुकेटेड गेसेस। फॉर मेनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप स्पीशीज इन्वेंट्रीज आर मोर कंप्लीट इन, अब ये कह रहा है, एक लाइन कह रहा है कि जो स्पीशीज इन्वेंट्री है ना, स्पीशीज इन्वेंट्री मतलब एक बुक, एक लिस्ट जिसमें सारी स्पीशीज को डिस्क्राइब किया हुआ है, तो ये जो स्पीशीज इन्वेंट्रीज हैं इनको टेक्सोनॉमिस्ट ने टेम्परेट रीजन्स में तो कंप्लीट कर लिया है, यानी ऐसा मानते हैं कुछ कि टेम्परेट रीजन्स में जितनी भी स्पीशीज हैं वो हमें अब पता है, बट ट्रॉपिकल वाले में अभी तक जो स्पीशीज हैं उनका पता हम नहीं लगा पाए हैं, क्योंकि बट ऑब्वियस ट्रॉपिक्स में डाइवर्सिटी ज्यादा है। ठीक है, considering that an overwhelmingly large proportion of the species waiting to be discovered are in the tropics, biologists make a statistical comparison of the temperate tropical species richness of an exhaustively studied group of insects and extrapolate this ratio to other group of animals and plants to come up with a gross estimate of total number of species on earth। Sorry, बहुत बड़ा statement था, एक्चुअली ये शॉर्ट में ही कहना चाह रहा है, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा बच्चों, ये सिंपली ये कहना चाह रहा है
कि इतनी सारी स्पीशीज वेट कर रही हैं कि यार हम कब डिस्कवर होंगे, तो एक स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन किया जाता है ट्रॉपिक्स और टेम्परेट में कि भाई वहां पर कितने इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, और उसको कंपेयर किया जाता है वहां के एनिमल से, वहां के प्लांट से। सो वी हैव अ ग्रॉस एस्टिमेट ऑफ टोटल स्पीशीज ऑन अर्थ। अब हम गिनने तो बैठ नहीं सकते इतनी सारी स्पीशीज को, तो टोटल कितनी स्पीशीज होंगी उसके कुछ एस्टिमेट्स लगाए गए हैं, जैसे कि सम एक्सट्रीम एस्टिमेट रेंजेस फ्रॉम, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं कि अर्थ पर 20 to 50 मिलियन स्पीशीज हैं, हमने डिस्कवर नहीं की हैं, हमने तो 1 पॉइंट कितनी थी 7 है ना, कहाँ गया ये रहा, 1.5 मिलियन डिस्कवर की हैं, पर अर्थ पर लगभग 20 से 50 मिलियन स्पीशीज हैं। पर एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि एक साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट मे, नीट में भी क्वेश्चन आया था, रॉबर्ट मे कहते हैं कि ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है वो 7 मिलियन है। वो कहते हैं नहीं यार ये तो बहुत बड़ा डेटा है, इतनी नहीं है स्पीशीज अर्थ पे। अर्थ पे मेरे अकॉर्डिंग 7 मिलियन स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें से आप कह रहे हैं कि आपने 1.5 अब तक डिस्कवर कर ली है, ठीक है। तो जस्ट अलग अलग एस्टिमेट्स हैं बच्चों, बहुत बड़ी लिस्ट है इसकी। अब जो एनसीईआरटी ने दे दिया वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन गया, इस पर 2-3 बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो आप स्टार बना लो। रॉबर्ट मे का एस्टिमेट पूछते हैं, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। Let us look at some interesting aspect about earth biodiversity based on the currently available species inventories। जो भी हमारे पास species inventories हैं उनके अकॉर्डिंग एक बार हम एक एस्टिमेट लगाते हैं कि अर्थ की बायोडाइवर्सिटी, एस्टिमेट नहीं मतलब हम कुछ फैक्ट्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं कि अर्थ पर कौन सबसे ज्यादा है, इंसेक्ट्स ज्यादा हैं, या प्लांट्स में देखें तो एंजियोस्पर्म ज्यादा हैं, या वर्टिब्रेट्स में देखें तो फिशेस सबसे ज्यादा हैं, इस तरह के डेटा हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला जो पैराग्राफ है और ये वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम पर प्रायोरिटी रहती है, एग्जामिनर की क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि बहुत ही लॉजिकल चीजें हैं यहाँ पर, कुछ भी रटने जैसी चीजें नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, वो इस चैप्टर में हर जगह है बच्चों, ठीक है। तो क्या लिखा है देखो, पहले डायग्राम में देख लो फिर वहां समझ में आ जाएगा। 3 चीजों को कंपेयर किया है अलग अलग, एक तो इनवर्टिब्रेट्स का डेटा दिया है, एक वर्टिब्रेट्स की डाइवर्सिटी का डेटा दिया है, और एक प्लांट्स की डाइवर्सिटी का डेटा दिया है, ठीक है। बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा जो कि यूनिसेल्युलर हैं, उनका डेटा बहुत साइंटिफिकली नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया में इतनी सारी स्पीशीज हैं, कुछ तो हमें दिखती ही नहीं है, मतलब सारी नहीं दिखती, कुछ तो हम कल्चर भी नहीं कर सकते, तो इसलिए उनका एस्टिमेट करना थोड़ा इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर आपको प्लांट्स का किया गया है। अच्छा यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो, प्लांट्स में ही फंजाई को भी ले लिया है, ठीक है। इस एस्टिमेट में फंजाई को एक बार प्लांट्स के साथ ही कंपेयर किया गया है, ओके। और एनिमल्स में वर्टिब्रेट्स का अलग है, इनवर्टिब्रेट्स का अलग है। किसका डेटा है ये, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, ओके। तो मुझे देखकर बताओ इसमें कैसे क्वेश्चन आता है। ये पाई चार्ट आ जाएगा, आपसे पूछ लेंगे ये जो सबसे बड़ा जोन है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, तो तुम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो एनिमल किंगडम में। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, जिसमें सबसे ज्यादा तरह की स्पीशीज हैं, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी हैं। और आर्थ्रोपोडा में भी याद है आपको, आर्थ्रोपोडा में मैंने कहा था 6 अलग अलग क्लास होती हैं, जिनमें से 3 क्लास आपको याद रखनी होती है, इंसेक्टा, एरेक्निडा और क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियन क्रस्ट की तरह हार्ड, क्रैब, प्रॉन ये सब आते हैं उसमें। एरेक्निडा में स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, बिच्छू और मकड़ी आते हैं, और बाकी जो भी हैं वो लगभग इंसेक्टा में आते हैं। बाकी की 3 क्लास आपको नहीं याद रखनी, ओके। तो देखो जरा, जो सबसे बड़ा जोन है वो है इंसेक्ट्स का, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कौन शो करता है बच्चों इनवर्टिब्रेट्स में, इंसेक्ट्स। नंबरिंग कर देती हूँ, फर्स्ट नंबर इंसेक्ट्स का है। इंसेक्ट्स के बाद आप इन तीनों में देखो, नेक्स्ट ग्रुप में सारे अदर एनिमल्स को रख दिया, जो भी बचे इनवर्टिब्रेट में, सारे फाइलम स्पोरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक, ठीक है। एंड थर्ड नंबर पे रखा है मॉलस्का को, ठीक है। और क्रस्टेशियंस भी अपने आप में इतना डाइवर्स है कि उसको अदर एनिमल्स के साथ नहीं रखा, उसको अलग से ये पर्पल कलर का एक सेगमेंट दिया गया है, ठीक है। तो आपको सीक्वेंस में ध्यान रखना है, सबसे बड़ा पार्ट है इंसेक्ट्स का। या तो आप ऐसे याद रखो कि अगर सेम डायग्राम आ जाता है तो आप इस तरह से याद रख लो कि IMCO, ठीक है, IMCO हमें याद रखना है। और अगर इंडिविजुअली पूछ लें कि इसमें सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किसकी है, इंसेक्ट्स की, सेकंड नंबर पर किसकी है, अदर एनिमल्स की, थर्ड नंबर पे मॉलस्का की, और फोर्थ नंबर पे क्रस्टेशियंस, ठीक है। चलिए भाई इस पर आ जाते हैं हम। इसमें क्या है, इसमें बच्चों वर्टिब्रेट्स की डाइवर्सिटी बताइए। अब तुम सोचो, जनरली ऐसा होता है कि हम जब वर्टिब्रेट्स में, मैंने हमेशा आपको परम पढ़ाया है क्या, वर्टिब्रेट्स को याद करने का तरीका याद है आप लोगों को, परम, पाइसीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स यानी बर्ड्स, और मैमल्स, ये तो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, ठीक है भाई।
तो उस परम में से अगर हम सोचे तो हमें लगेगा यार मैमल सबसे ज्यादा डाइवर्स होने चाहिए क्योंकि मैमल्स मोस्ट एडवांस हैं, बट ये आप गलत सोचते हैं। मैमल्स मोस्ट एडवांस तो हैं, पर इतनी बड़ी बड़ी बॉडी है मैमल्स की, वो स्पीशीज डाइवर्सिटी उतनी नहीं रखते जितनी की फिशेस रखती हैं। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज वाइज अगर हम देखें तो किसकी है बच्चों? फिशेस की। वैसे भी फिशेस पानी में रहती है ना, और अर्थ का 70% एरिया किसने सराउंड किया हुआ है? पानी ने। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे किसकी डाइवर्सिटी आएगी? फिशेस की। फिशेस से अब देखो, इसको भी वही दो तरीके हैं याद करने के। अगर तुमसे नीट में ये डायग्राम दे दे और सबका नंबर पूछ ले तो आप देखो यहाँ पर है ना, आप ऐसे याद रखना, परम दिख रहा है क्या आपको? PARAM, पर क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। तो बस आप एंटी क्लॉकवाइज परम भर के आ जाना, मुश्किल बिल्कुल आसान हो जाएगी आपकी। एंटी क्लॉकवाइज परम भर के आ जाना, दैट्स इट। पाइसीज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एप्स और मैमल्स। ठीक है, अगर डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछ लें कि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किसकी है, तो फर्स्ट नंबर पे आती हैं फिशेस। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पर आते हैं देखो बर्ड्स। बर्ड्स का जो पार्ट है वो सबसे बड़ा है इन चारों में। फिर आते हैं रेप्टाइल्स। ठीक है, फिर आते हैं एम्फीबियंस, और पता है सबसे कम नंबर है मैमल्स का, सबसे कम। एम्फीबियन से भी कम है मैमल्स ओवरऑल अगर आप ग्लोबल डाइवर्सिटी देखोगे तो। ओके, समझ में आ गया। देन थर्ड डायग्राम किसका है? थर्ड में आपको प्लांट्स एंड फंजाई को कंपैरिजन करके बताया है। इसमें एक कंफ्यूजन हमें कहाँ होता है देखना, ये जो फंजाई का पार्ट है और एंजियोस्पर्म का पार्ट है ना, ये दिखने में लगभग एक जैसा दिख रहा है, बट इसका डेटा इन्होंने नहीं दिया कि कितनी स्पीशीज इसकी हैं, कितनी इसकी हैं, ना ही आपको याद करना है। बट डू रिमेंबर यहाँ पे फर्स्ट नंबर एंजियोस्पर्म्स का है। एंजियोस्पर्म्स फंजाई से भी ज्यादा डाइवर्सिटी रखते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर पर आते हैं फंजाई। ओके, देन आपको इन चारों में से दिख रहा होगा थर्ड नंबर पर एल्गी आते हैं बच्चों। जैसे वहां फिशेस थे वैसे यहाँ एल्गी हैं, पर एंजियोस्पर्म से ज्यादा नहीं है क्योंकि एल्गी तो बहुत बेसिक स्ट्रक्चर रखते हैं। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे है एल्गी। और ये जो मॉसेस, फर्न्स और लाइकेन्स हैं, ठीक है, इनमें भी अगर आप देखो तो एल्गी के बाद वही मॉसेस आती हैं, मॉसेस के बाद फर्न्स आते हैं, और जिम्नोस्पर्म को कोई अलग से प्लेस ही नहीं दिया गया, सबसे छोटा नंबर दे दिया लाइकेन्स को। फर्न्स एंड एलाइज, एलाइज मतलब उसकी तरह दिखने वाले प्लांट्स। टेरिडोफाइटा में हमने पढ़ा था ना, सबसे ज्यादा अब सिर्फ फर्न्स ही हैं, बाकी टेरिडोफाइट्स तो डायनासोर्स के साथ ही एक्सटिंक्ट हो गए थे। ठीक है, तो इसमें सीक्वेंस याद रखना तो बहुत आसान है। सबसे ज्यादा है एंजियोस्पर्म, फिर फंजाई, फिर जैसे आप प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, और सबसे छोटा नंबर किसको देना है? लाइकेन्स को। और अगर पूरा बॉक्स अरेंज करना है, वैसे इसमें मैं कहूंगी आप इसमें तो है ना ऐसे ही याद रखो, एंजियोस्पर्म, फंजाई, एल्गी, मॉसेस, टेरिडोफाइट और लाइकेन्स। ठीक है, और कोई अगर ट्रिक बना सको तो भाई बना लेना बढ़िया सी, है ना। इन सबके इनिशियल्स लिख लो इसके अंदर, ये एफ हो गया, ये एम हो गया, ये अगेन ये फंजाई का एफ है, ये फर्न का एफ है, ये एंजियोस्पर्म हो गए, ये लाइकेन हो गए, और ये फिर एल्गी हो गए। ठीक है, तो इसीलिए इसमें ए एफ एफ सब रिपीट हो रहा है ना, इसलिए इसमें कोई अलग से हम ऐसे परम की तरह ट्रिक नहीं बना रहे। ठीक, क्लियर है? इसी चीज को यहाँ एक्सप्लेन किया है। देखो, मोर देन 70%, वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पर। मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीशीज रिकॉर्डेड आर एनिमल। अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी एनिमल्स की है बच्चों। दुनिया में 70% स्पीशीज एनिमल्स की हैं, 30% में बाकी सब आ जाएंगे, प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, सब। ठीक है, वाइल प्लांट्स कॉम्प्राइज नो मोर देन 20% ऑफ टोटल, है ना भाई। 70% उनकी हो गई, 22% प्लांट्स की हो गई, बाकी जो कितना बचा 8% है ना, वो उसमें सब आ गए, फंजाई वगैरह जो भी हैं। क्लियर? फंजाई भी आ गए क्या? नहीं सॉरी, फंजाई को तो प्लांट्स में ही लिया गया है, मतलब इसमें वो सब आ गए, कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, जो भी ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब। क्लियर? ये आप यहाँ पे अलग से लिख लो ये चीज कि टोटल स्पीशीज जो भी हैं अर्थ पर, उन स्पीशीज में से 70% स्पीशीज एनिमल्स की हैं, 22% स्पीशीज प्लांट्स की है, जिसमें लिख देना इंक्लूडिंग फंजाई, फंजाई को यहाँ पे प्लांट्स के साथ ही इंक्लूड किया गया है, और जो रिमेनिंग 8% स्पीशीज हैं वो बाकी जो किंगडम्स बचे उन सब की है। क्लियर? देन अमंग एनिमल्स, अब एनिमल्स की बात हो रही है, एनिमल्स में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किसकी है बच्चों? इंसेक्ट्स की। मोस्ट स्पीशीज रिच टेक्सोनॉमिक ग्रुप, अलग से क्वेश्चन आ जाएगा इसमें। ये पूरे एनिमल्स का 70% बनाते हैं, वो तो हमने पूरी स्पीशीज का लिया था, अब एनिमल्स का अलग से कैलकुलेट करें तो 70%, ये भी आप अलग से लिख लो, लिखने से ना थोड़ा समझ आ जाती हैं चीजें। अगर हम
एनिमल्स की स्पीशीज डाइवर्सिटी देखें, एनिमल्स की टोटल स्पीशीज देखें, तो इन टोटल स्पीशीज में से 70% स्पीशीज अकेले इंसेक्ट्स की हैं बच्चों, ठीक है। दैट मीन्स आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लैनेट 7 आर इंसेक्ट्स। अगर आप हर 10 एनिमल्स को स्टडी करोगे तो हर 7 उनमें से इंसेक्ट्स हैं, 3 में बाकी सब आ गए, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट, सब, ओके। देन अगेन हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस इनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स। हाँ बच्चों, एक बार नीट में ना इस चीज पे अलग से क्वेश्चन आया था कि इंसेक्ट्स में इतना इनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन क्यों है। इसके ऑप्शंस थे, उसमें से मैं तुम्हें बता देती हूँ करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा ड्यू टू काइटिनस एक्सोस्केलेटन, काइटिनस एक्सोस्केलेटन। ये इतना ज्यादा सक्सेसफुली कैसे इवॉल्व होते गए, कैसे अडेप्टेड हैं, क्योंकि इनके पास काइटिन का बना एक्सोस्केलेटन है जो इन्हें बाकी ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करता है, तो इन्हें स्पीसिएशन का इवॉल्व होने का ज्यादा टाइम मिलता है। दैट इज दिस स्केलेटन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, डू रिमेंबर दिस नाउ। और आपको पता है ना इंसेक्ट्स पानी में भी हैं, लैंड पे भी हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं, ओके। The number of fungi species in the world is more than the combined total of the species of fishes, amphibian, reptile and mammals, ठीक है। ये अब इसने देखो कैसे मतलब अलग अलग तरह से, मुझे नहीं लगता इतना जरूरी था तुम लोगों को इतना डिटेल में बताना, बट दिया है तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये कह रहा है कि इस डायग्राम में फंजाई की जो टोटल स्पीशीज है ना, वो इस डायग्राम में कौन सी 4 चीजें ली हैं इन्होंने, एक तो लिए हैं फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल्स, बस बर्ड्स को हटा दिया, तो बाकी जो 4 हैं इनकी जो टोटल स्पीशीज हैं उससे भी ज्यादा नंबर अकेले फंजाई की स्पीशीज का है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि फंजाई जो है वो वर्टिब्रेट से ज्यादा डाइवर्सिटी शो करती हैं। क्लियर है क्या? फंजाई इज मोर देन, ये आप अलग से हाईलाइट कर लो, वर्टिब्रेट से ज्यादा, एनिमल से ज्यादा नहीं, वर्टिब्रेट से ज्यादा, ठीक है। नाउ ये हमने सारे अलग अलग पैटर्न्स देख लिए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख दिया, सब पे डायग्राम, सब पे क्वेश्चंस बनते हैं। इस फिगर के नीचे बैक्टीरिया के लिए लिखा भी है, देखो, इट शुड बी नोटेड दैट these estimate do not give any figure for prokaryotes. Biologists are not sure about how many prokaryotic species there might be. The problem is that क्यों भाई, क्यों हम पता नहीं लगा पाए, क्योंकि हमारे जो कन्वेंशनल मेथड्स है ना जिनसे हम अलग अलग स्पीशीज का पता लगाते हैं, दे आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग द बैक्टीरियल स्पीशीज। हम कई सारी स्पीशीज को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते, कुछ स्पीशीज को हम कल्चर नहीं कर पाते, कुछ कल्चरेबल ही नहीं है, तो फिर कहाँ से पढ़ेंगे हम उन स्पीशीज को? हम तो बैक्टीरिया को सिर्फ कल्चर करके ही पता लगा सकते हैं, ओके, अंडर लेबोरेटरी कंडीशन। सो इफ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया फॉर डिलिनिएटिंग स्पीशीज फॉर दिस ग्रुप, then their diversity alone might run into million. Yes, we know कि अगर हम किसी भी तरह से बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी को पता लगाने में कामयाब हो भी गए और हमने सारी स्पीशीज को डिलिनिएट कर लिया, है ना, तो बैक्टीरिया में इतने तरह के केमिकल्स होते हैं, इतने तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, कि बैक्टीरिया में ये जो डाइवर्सिटी का लेवल है ये मिलियंस को भी क्रॉस कर जाएगा, जो प्लांट्स, एनिमल्स किसी में भी नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो सिंपली अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो देख लेना, ओके। नाउ आगे, अभी ये तो बात हो रही थी वर्ल्ड की, अभी हमें इसमें इंडिया की भी डाइवर्सिटी देखनी है ना, वो अर्थ की देखी हमने। नाउ इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया, आपको पता है क्या, थोड़ी सी ज्योग्राफी की नॉलेज अगर आपको हो तो वर्ल्ड में इंडिया का सरफेस एरिया है 2.4%, पूरे वर्ल्ड मैप में हम सिर्फ 2.4% एरिया में आते हैं, बट इट्स शेयर ऑफ द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी, अगर हम देखें कि हमारे पास पूरे वर्ल्ड की कितनी डाइवर्सिटी है, तो वी हैव अप्रोक्सीमेटली 8% डाइवर्सिटी, यानी पूरे वर्ल्ड में सरफेस एरिया तो हमारा 2.4% है, बट स्पीशीज डाइवर्सिटी हमारे पास 8.1% है, क्योंकि इंडिया ट्रॉपिक्स में भी आता है, इंडिया का कुछ पार्ट टेम्परेट में भी आता है, क्लियर। That is what makes our country one of the 12 mega diverse countries of the world. अगर किसी को जानना हो कि ये 12 कंट्रीज कौन सी है तो गूगल कर लेना, बाकी एनसीईआरटी में नहीं है तो आपसे नहीं पूछेंगे। इन 12 कंट्रीज में इंडिया इज वन ऑफ देम, ठीक है। नियरली, अब बताया है आपको, ये अगेन पूरा डेटा है बच्चों, याद रख सको तो रखना, कोई जरूरी नहीं है। ये कह रहा है नियरली 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्वाइस ऑफ एनिमल, यानी हमारे इंडिया में 45,000 स्पीशीज हैं प्लांट्स की और 90,000 स्पीशीज हैं एनिमल्स की, ठीक है, इंडिया की बात हो रही है।
हाउ मैनी लिविंग स्पीशीज आर एक्चुअली दे आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड, पता नहीं. इफ वी एक्सेप्ट रॉबर्ट मेज ग्लोबल एस्टिमेट, जिन्होंने कहा था कि 7 मिलियन स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो ओनली 22% ऑफ द स्पीशीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार. ठीक है. अप्लाइंग दिस प्रपोर्शन टू इंडियाज डाइवर्सिटी फिगर, we estimate that there are probably more than 1 lakh plant species, more than 3 lakh animal species yet to be discovered. दोनों डेटा अलग अलग है. ये डिस्कवर्ड स्पीशीज हैं, ये येट टू बी डिस्कवर्ड है. ठीक है ना. इस 22% से कैलकुलेट किया गया है कि हमारे पास 45,000 प्लांट की स्पीशीज हैं, 90,000 एनिमल्स की हैं, और अभी 1 लाख प्लांट की डिस्कवर होनी बाकी है और 3 लाख एनिमल की डिस्कवर होनी बाकी है. ठीक है. Would we ever be able to complete the inventory of biological wealth of our country? Consider the immense trained manpower जो हमारे पास टेक्सोनॉमिस्ट हैं, जितना टाइम हमें लगेगा इस इन्वेंट्री को कंप्लीट करने के लिए. The situation appear more hopeless when we realize that. अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जब हमारे पास इतने टेक्सोनॉमिस्ट हैं, खूब सारे अच्छे अच्छे मेथड्स हैं, फिर भी हमें क्यों नहीं लगता कि हम सारी की सारी स्पीशीज का पता लगा पाएंगे. देखो यहाँ पर कितनी एक ऐसी लाइन लिखी है कि जो नेचर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं उनको तो ये लाइन अंदर तक हिला भी सकती है. इसमें लिखा है कि आप इसे ऐसा समझो कि मान लो किसी जगह पर एक नई लाइब्रेरी खुली है और उस नई लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हैं, और एक पर्सन को ये काम दिया गया या एक टीम को ये काम दिया गया कि आप इस लाइब्रेरी में प्रेजेंट सारी बुक्स के लिस्ट को लिस्ट आउट करो. बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उसमें हर रैक, हर अलमीरा, हर रैक के पास जाओ, वहां पर जो जो बुक्स हैं उनके नाम लिखकर एक पूरी लिस्ट बनाओ. तो उस टीम ने काम करना शुरू किया. थोड़ा बहुत काम कंप्लीट हुआ था, इतने में लाइब्रेरी के दूसरे एंड पे आग लग गई और बुक्स जलना स्टार्ट हो गई. ठीक है. तो क्या वो टीम कभी भी उस लाइब्रेरी की सारी बुक्स को रिकॉर्ड कर पाई? नहीं. वैसा ही सेम नेचर के साथ हो रहा है कि नेचर में इतनी तेजी से स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं कि बहुत सारी ऐसी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं था. तो फिर हम कैसे कह सकते हैं एक टाइम के बाद कि हमने अर्थ पे प्रेजेंट सारी स्पीशीज को डिस्कवर कर लिया है? बहुत सारी तो ऑलरेडी एक्सटिंक्टेड. वही यहाँ पे लिखा है कि वी रियलाइज दैट अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ दीज स्पीशीज फेसेस द थ्रेट ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट. या तो होने वाली हैं या हो गई हैं, इवन बिफोर वी डिस्कवर देम. एक लाइन लिखी है जो मैंने आपको अभी समझाई कि Nature's biological library is burning even before we catalog the titles of all the books stocked there. ठीक है. तो ये हमारे बायोडाइवर्सिटी का प्रेजेंट सिनेरियो है. ठीक है. जो कि नहीं होना चाहिए था. हमें ह्यूमंस को नेचर ने इसलिए वाइज बनाया कि हम अपने साथ साथ दूसरों की भी रक्षा करें, दूसरों को भी सेफ रखें, बट हो थोड़ा सा उल्टा ही गया है ना. चलिए भाई, कोई बात नहीं, अब जो होगा आगे देखा जाएगा. वैसे तो इन चीजों पर बहुत वर्क चल रहा है, बहुत सारे एनवायरमेंटल रेगुलेशन एक्ट बन रहे हैं, बट अब वो कितने सक्सेसफुल होंगे तो आने वाला टाइम ही बता पाएगा. ओके ओके. नाउ तो बायोडाइवर्सिटी में हमें अलग अलग हेडिंग्स पढ़नी, सब हेडिंग्स पढ़नी है. अभी हमने पढ़ा इंडिया एंड अर्थ पर डाइवर्सिटी का डेटा कि कितने कितने परसेंट या कितना कितना नंबर स्पीशीज का है. ओके. नाउ सेकेंड टॉपिक है बच्चों पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. इसमें आपको बताया है कि क्यों हम हमेशा ऐसा कहते हैं कि ट्रॉपिक्स पर डाइवर्सिटी ज्यादा है और टेम्परेट पर कम है, उसके क्या रीजंस हैं. ठीक है. लेट्स स्टडी दिस. तो सबसे पहले इसमें आपको लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स के बारे में बताया. मतलब ये जो टॉपिक है ना, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक तो लैटिट्यूडनल पैटर्न समझाया है कि लैटिट्यूड चेंज होने के साथ यानी नॉर्थ और साउथ की तरफ आप जाएंगे इक्वेटर से तो किस तरह डाइवर्सिटी चेंज होती है. और फिर दूसरा इसमें आपको समझाया बच्चों, आगे एक टॉपिक है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, कि अगर आप किसी एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वहां पर कैसे बायोडाइवर्सिटी चेंज होगी. कि अगर आपने 25% एरिया स्टडी किया तो कितनी स्पीशीज मिली, नेक्स्ट 25% में और कितनी स्पीशीज मिली. तो एक स्टडी हुई थी इससे रिलेटेड जो की थी अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने. ठीक है. इकोलॉजी में कई सारे अलग अलग साइंटिस्ट के नाम, इक्वेशंस और ग्राफ हैं. प्लीज आप सबको मिक्स मत कर देना. अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है और अपने एफर्ट्स अलग से भी डाल रहा है तो मैं कहूंगी कि इकोलॉजी में जहां जहां ये साइंटिस्ट के नाम आए हैं ना, स्टडीज वाले जिनके ग्राफ हैं, इक्वेशंस हैं, उनको एक सिंगल पेज पर साइंटिस्ट का नाम, उनका जो इक्वेशन थी और उसका छोटा सा एक ग्राफ बना ले. तीनों चैप्टर में जो भी 3-4 ही हैं, और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें जिससे नीट में मिक्स ना हो जाए चीजें. ठीक है. जैसे आपको ध्यान हो तो जब हमने पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ा था तो वहां पे वर्हल्स्ट पर्ल की लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन आई थी, है ना,
यहाँ पर अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट की इक्वेशन है। ओके, तो मिक्स नहीं होनी चाहिए चीजें। इनका भी ग्राफ है, ये दे रखा आपकी एनसीईआरटी में, तो चीजें मिक्स ना हो, इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है आपको। ओके, चलिए, तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स की। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये तो हमने कई बार देख लिया इस चैप्टर में, हर जगह डाइवर्सिटी अलग अलग है। इट शोज अ रादर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मेनी ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स। देयर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स इन डाइवर्सिटी। ओके, द मोस्ट वेल नोन बीइंग द लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट। इसको हमें सबसे ज्यादा समझना है। ऐसे तो अगर हम प्लेन से हिल्स की तरफ जाएंगे, है ना, तो भी डाइवर्सिटी चेंज होगी, अलग अलग जगह चेंज होगी, लेकिन हमें जो लैटिट्यूडनल समझनी है, लैटिट्यूड का मतलब हुआ कि अगर ये इक्वेटर है तो इक्वेटर के आसपास वाला एरिया होता है ट्रॉपिक्स। क्या होता है? ट्रॉपिक्स। देन उसके और नॉर्थ और साउथ की तरफ जाओगे, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ ना, यू नो दिस, दिख रहा है, तो ये हो जाएगा टेम्परेट जोन। और आप बिल्कुल पोल्स पे पहुंच जाओगे तो वो हो जाएंगे पोल्स। ठीक है, इसी को कहते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। क्लियर है क्या? तो ये इक्वेटर है, जो इक्वेटर के पास है वो सबसे ज्यादा डाइवर्स होगा। तो यहां लिखा है इन जनरल स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। कई बार बता दिया मैंने आपको, अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होगी बच्चों? डिक्रीज होगी। विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस ट्रॉपिक्स हार्बर मोर स्पीशीज देन टेम्परेट और पोलर एरिया। अब इन्होंने रेंज भी दी है कि ट्रॉपिक्स कहां तक होते हैं? 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, मुझे नहीं लगता इतना डिटेल में तुमसे जियोग्राफिकल डिटेल्स पूछेंगे, बट ठीक है, अगर चाहो तो यहाँ पर इस रेंज को नोट कर सकते हो। दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों में। ठीक है, नाउ जैसे इन्होंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर हम कोलंबिया विच इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर को कंपेयर करें किसके साथ? न्यूयॉर्क के साथ, और फिर उसको कंपेयर करें ग्रीनलैंड के साथ, तो कैसे वेरिएशन मिलेंगे? देखो, कोलंबिया यहां पर है ट्रॉपिक्स में, न्यूयॉर्क जो है वो थोड़ा टेम्परेट के भी एकदम लास्ट में है ना, और जो कौन सी कंट्री दी है इन्होंने, ग्रीनलैंड है, वो बिल्कुल पोल्स पर है। ओके, थोड़ी बहुत अगर याद हो तुम्हें छोटी क्लासेस में जो तुम जियोग्राफी पढ़ते थे तो इजीली कोरिलेशन हो जाएगा, मुझे तो नहीं रहता था वो सब्जेक्ट याद। ठीक है, तो ये कह रहा है कि बच्चों कोलंबिया में तो 1400 स्पीशीज हैं बर्ड्स की। एक बार बर्ड से कंपेयर किया है, जब हम न्यूयॉर्क पहुंचे वहां हमने स्टडी की तो लगभग 105 स्पीशीज ही मिली बर्ड्स की। पूरे न्यूयॉर्क में 105 तरह की बर्ड्स हैं बस। और ग्रीनलैंड जो कि 71 डिग्री नॉर्थ पर होता है, वहां तो सिर्फ 56 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एक्सिस्ट। तो बट ऑब्वियस, अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होगी। इंडिया विद मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, मैंने कहा ना इंडिया में दोनों आता है, ट्रॉपिक्स भी आता है, टेम्परेट भी आता है, बट डू रिमेंबर इंडिया लार्जली एक ट्रॉपिकल कंट्री है। इंडिया का मच ऑफ द लैंड ट्रॉपिक्स में आता है। It has more than 1200 species of birds, so it is nearly comparable to the Colombia, है ना। A forest in a tropical region, अब ये तो एक डेटा हो गया, अब दूसरा डेटा कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये तो एक डेटा हो गया, यहां से लेकर यहां तक बर्ड्स का कंपैरिजन हो गया। चाहो तो शॉर्ट में आप लिख भी सकते हो, बाकी क्वेश्चन नहीं बना अभी तक तो इससे। ओके, अ फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वाडोर, अगर हम फॉरेस्ट को कंपेयर करें, जैसे हम इक्वाडोर को कंपेयर करें बच्चों, कौन से फॉरेस्ट के साथ? हम कंपेयर करें एक फॉरेस्ट जो कि मिडवेस्ट ऑफ द यूएसए में है। ठीक है, तो इक्वाडोर आपको पता है क्या? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। इक्वाडोर के जंगल, अमेजोन के जंगल, ये सब ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं। तो अगर आप इक्वाडोर को यूएसए के फॉरेस्ट से कंपेयर करोगे तो इक्वाडोर हैज 10 टाइम्स एज मेनी स्पीशीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। वैस्कुलर प्लांट्स याद है? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एल्गी एंड ब्रायोफाइटा नॉन वैस्कुलर होते हैं। जब इस तरह की चीजें आए तो रिवाइज किया करो, दिमाग में काम आती है नीट में। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इक्वाडोर के जो फॉरेस्ट हैं वो 10 टाइम्स एज मेनी स्पीशीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स रखते हैं एज अ फॉरेस्ट ऑफ इक्वल सरफेस एरिया इन अ टेम्परेट रीजन लाइक द मिडवेस्ट ऑफ यूएसए। तो यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को टेम्परेट फॉरेस्ट से कंपेयर करके बताया है। ठीक है, देन ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, यहां से लेकर यहां तक। थर्ड एग्जाम्पल क्या दिया है? द लार्जली ट्रॉपिकल, जो सबसे घने जंगल हैं पूरी अर्थ पर बच्चों, वो हैं अमेजोन के जंगल। द
द लार्जली ट्रॉपिकल एमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, जिसका डेटा भी आपको दिया है कि यहाँ पर 40,000 स्पीशीज हैं प्लांट्स की, 3,000 फिशेस की, 1,300 बर्ड्स की, 427 मैमल्स की, इतनी ही एम्फीबियंस की, 378 रेप्टाइल्स की एंड मोर देन 1,25,000 सवा लाख इनवर्टिब्रेट्स की। ठीक है, मुझे तो नहीं लगता ये डेटा याद रहेगा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हाँ गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए एनटीए में ऐसा कोई क्वेश्चन आया भी नहीं है नीट में जिसमें आपसे एग्जैक्टली आपको बताना हो कि किसका नंबर कितना है। बट यस, ये आप जरूर याद रखेंगे कि जो सबसे ज्यादा अर्थ पे डाइवर्सिटी है वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिसमें आता है अमेजॉन। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे हम अमेजॉन वगैरह आजकल तो ऑनलाइन वेबसाइट है, शॉपिंग करते हैं तो उस पर हर तरह की चीज हमें मिल जाती है, हर तरह की डाइवर्सिटी होती है। क्या पता उसने अमेजॉन का नाम, अपनी वेबसाइट का नाम इसी बेसिस पे रखा हो कि भाई ये मोस्ट डाइवर्स है तो इसका नाम भी हम अमेजॉन रख देते हैं। ठीक है, वट एवर, आई डोंट नो द रियल कॉज, बट यस आप इससे याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट इन दीज रेन फॉरेस्ट देयर माइट बी एटलीस्ट 2 million insect species waiting to be discovered and named। इतनी स्पीशीज अकेले इंसेक्ट्स की तो अभी हमें पता भी नहीं चल पाई हैं इन घने जंगलों में। ठीक है, क्या आगे बढ़ जाएं? अलग अलग डेटाज हैं छोटे छोटे, एक बार पढ़ लो सफिशिएंट है, एक बार रिवाइज कर लेना। अब आते हैं इसके मेन कॉन्सेप्चुअल पार्ट पर जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां आप स्टार बनाएंगे। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ट्रॉपिक्स that might account for their greater biological diversity? क्यों ट्रॉपिक्स इतने immensely rich होते हैं डाइवर्सिटी में? ऐसा क्या कारण है कि ट्रॉपिक्स में जो स्पीशीज हैं वो इवॉल्व होके नई नई स्पीशीज बनाती हैं? उन्हें ऐसा क्या मिलता है वहां पर? तो मैं आपको शुरू से बता रही हूँ कि ट्रॉपिक्स में 3 चीजें तो आप यहीं पर पहले ही लिख सकते हैं कि ट्रॉपिक्स में एक तो मैक्सिमम सनलाइट होती है, इक्वेटर के पास है तो सनलाइट की कोई कमी नहीं है, हाई प्रोडक्टिविटी होगी। दूसरा, रेनफॉल भी मैक्सिमम होता है, वाटर साइकिल बैलेंस रहता है तो रेनफॉल भी खूब होता है, ट्रॉपिक्स में खूब जम के बारिश होती है ना, जब बारिश का मौसम आता है। एंड टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर या सीजनल वेरिएशंस नेग्लिजिबल है बच्चों। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था जब ये टॉपिक समझाया था कि अगर हम इंडिया के ट्रॉपिकल रीजन्स को देखें, बेंगलोर वगैरह, तो आपने सुना होगा बेंगलोर महाराष्ट्र की, वहां पे बॉम्बे की, वहां पर ना बहुत गर्मी पड़ती है ना बहुत सर्दी पड़ती है, जो एवरेज टेम्परेचर है वो 25 डिग्री के आसपास घूमता रहता है, 20 से 25 डिग्री, है ना। तो ये जो लेस टेम्परेचर वेरिएशन है ये इन ट्रॉपिक्स में स्पीशीज को डाइवर्स होने में मदद करता है। इतने स्टेबल एनवायरनमेंट में रहने की वजह से स्पीशीज वहां पर आराम से क्या करती हैं, बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स तक रह सकती हैं। उन्हें ऐसी कोई एक्सट्रीम कंडीशन ही नहीं आती कि उन्हें उस जगह को छोड़ के कहीं और जाना पड़े, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसमें तो कई स्पीशीज खत्म हो जाती, कई नई जगह जाकर कुछ और फॉर्म में बदल जाती, वो वहीं रहती हैं आराम से। जो ट्रॉपिक्स में अडेप्टेड स्पीशीज हैं वो ट्रॉपिक्स में बिना किसी डिस्टर्बेंस के मिलियन ऑफ ईयर्स तक रहती हैं और उनमें इवोल्यूशंस भी होते रहते हैं, उनसे नई नई स्पीशीज भी बनती रहती हैं। दैट इज द मेन रीजन फॉर डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ कैसे समझाया है। Ecologists and evolutionary biologists have proposed various hypotheses। ठीक है, these are just hypotheses। some important ones are, सबसे पहला फैक्टर कहता है कि जो स्पीसीएशन है ना, स्पीसीएशन मतलब न्यू स्पीशीज का बनना, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जितना ज्यादा किसी स्पीशीज को एक ही जगह रहने का टाइम मिलेगा उतना ही ज्यादा वो इवॉल्व हो सकेगी। अनलाइक टेम्परेट रीजन्स सब्जेक्टेड टू फ्रिक्वेंट ग्लेसिएशंस। ग्लेसिएशंस पता है क्या होता है? तुमने वो बच्चों की मूवी देखी आइस एज मूवी, अगर कभी देखी हो बचपन में, आइस एज मूवी में ऐसा दिखाते हैं कि वहां पर जो एनिमल्स वगैरह रहते हैं एकदम से ग्लेसिएशंस होते हैं, बहुत सारी बर्फ पिघलती है और उन सबको वो जगह छोड़कर जाना पड़ता है। तो टेम्परेट रीजन्स जो है ना, ट्रॉपिक्स की बात नहीं कर रही हूँ अभी मैं, टेम्परेट की। टेम्परेट रीजन्स मतलब वो जगह जहां पर टेम्परेचर वेरिएशंस खूब होते हैं, जहां पर सर्दियों में एक्सट्रीम सर्दी पड़ती है, गर्मियों में एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है, तो वहां पर बर्फ भी जमती है। फिर जो मतलब जो बर्फ वाले एरियाज हैं फिर उनमें ग्लेसिएशंस, बर्फ पिघलती भी है, तो ये तो डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट हो गया ना, और इस सारे प्रोसेस में बहुत सारी स्पीशीज दब जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो टेम्परेट रीजन्स जहां पर फ्रिक्वेंट ग्लेसिएशंस होते हैं वहां पर स्पीशीज को एक फेवरेबल अडेप्टेड हैबिटेट नहीं मिलता, जबकि ट्रॉपिक्स में क्या होता है, ट्रॉपिक्स हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड for million of years, thus had a long
इवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन। समझ में आ गई बात? जो मैंने इसे वेवी फॉर्म में किया है वो ट्रॉपिक्स के लिए है, और ये पूरा वो टेम्परेट के लिए है, और ये पूरा ट्रॉपिक्स के लिए है। समझ में आ गया पॉइंट? टेम्परेट में क्या कह रहे हैं हम, जहां पर खूब सर्दी खूब गर्मी पड़ेगी वहां पर एनवायरमेंट रिलेटिवली बदलता रह रहा है, जबकि ट्रॉपिक्स में सीजनल वेरिएशन नहीं होते, टेम्परेचर वेरिएशंस नहीं होते, रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड एनवायरमेंट रहता है, जो एक की फैक्टर है स्पीसिएशन के लिए। ठीक है। सेकंड इन्होंने दिया है कि जो ट्रॉपिकल एनवायरमेंट है वहां पे लेस सीजनल या रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एनवायरमेंट होता है, अनलाइक टेम्परेट। वही चीज को अलग तरह से लिख दिया है। ठीक है। सच कांस्टेंट एनवायरमेंट, एक लाइन है इसको आप हाईलाइट करेंगे, सच कांस्टेंट एनवायरमेंट प्रमोट निश स्पेशलाइजेशन। मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको निश के बारे में बताया था इकोलॉजी में कि जैसे मान लो एक ट्री है, उस पर अलग अलग जोन्स, अलग अलग स्पीशीज के निश हैं, है ना, जो जहां रहता है उसका प्रोफेशनल एड्रेस। तो अगर कांस्टेंट एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो उस जगह के लिए इतना अडेप्ट हो जाएंगे कि वो उनका परमानेंट एड्रेस बन जाएगा, दैट इज निश। क्लियर? जिसकी वजह से ग्रेट स्पीशीज डाइवर्सिटी मिलेगी। एंड तीसरा कॉज जो मैंने ऊपर लिखा कि ट्रॉपिक्स में देयर इज मोर सोलर एनर्जी विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द हायर प्रोडक्टिविटी। प्लांट्स की खूब अच्छी ग्रोथ होगी, प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी तो एनिमल्स भी खूब सारे होंगे, उनको खाने वाले एनिमल्स भी होंगे। सो दिस इन टर्न माइट कॉन्ट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी। ठीक है। तो 3 मेन कॉज कौन कौन से हुए ट्रॉपिक्स में डाइवर्सिटी के? पहला, स्पीसिएशन के लिए अनडिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट चाहिए, जो कहाँ मिलता है? ट्रॉपिक्स में, क्योंकि टेम्परेट में बार बार ग्लेसिएशंस होते रहते हैं। दूसरा, उसी से मिलता जुलता पॉइंट है कि टेम्परेट में सीजनल वेरिएशंस बहुत आते हैं, जबकि ट्रॉपिक्स में नहीं आते। इस तरह की जो कांस्टेंट कंडीशंस हैं वो ग्रेटर डाइवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और तीसरा, मोर अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट की वजह से खूब अच्छी प्लांट्स की ग्रोथ होती है। आप देखो ना, कर्नाटका, बैंगलोर, हम इंडिया में जब साउथ में घूमने जाते हैं कितनी हरियाली है वहां पर। हमारे राजस्थान या ये जो आसपास के एरिया हैं, यूपी, बिहार, एमपी, इनमें इतना हरियाली नहीं है क्योंकि यहाँ बारिश कम है। साउथ में खूब अच्छी बारिश है क्योंकि साउथ वाला जोन ही तो ट्रॉपिक्स में आता है बच्चों, इंडिया का। ठीक है। तो ट्रॉपिक्स हमेशा हरे भरे होते हैं बिकॉज ऑफ ज्यादा बारिश, बिकॉज ऑफ ज्यादा सनलाइट, और इसकी वजह से वहां पर आपको डाइवर्सिटी भी ज्यादा मिलेगी। ठीक है। क्लियर है? मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि इकोलॉजी में आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाऊं चीजें जिससे आपको याद रहे बार बार, क्योंकि इकोलॉजी बहुत थ्योरेटिकल है ना, तो भूल जाते हैं बच्चे, दैट्स वाई। ठीक है। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, तुम अगर रिवाइज करते रहोगे, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो याद हो जाएगा बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। और पहले ही कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे अपना, इकोलॉजी तो बेकार है यार, कौन पढ़ेगा, समझ में ही नहीं आती। इस पर्सपेक्टिव के साथ पढ़ोगे तो समझ आती हुई चीज भी समझ नहीं आएगी। ठीक है। चलिए, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? डाइवर्सिटी का पैटर्न समझ रहे हैं। उसमें हमने लैटिट्यूडनल वेरिएशन देख ली। अब हमें एक स्टडी देखनी है जो अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने की ड्यूरिंग हिज पायनियरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोर करना यानी किसी चीज का पता लगाना, रिसर्च करना, स्टडी करना। उन्होंने बच्चों रिसर्च की थी अपनी साउथ अमेरिकन जंगल्स में। साउथ अमेरिका वही जहां पर अमेजोनियन फॉरेस्ट है, खूब डाइवर्सिटी है। द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ऑब्जर्व। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? सुनना। उन्होंने कहा कि यार जब मैं इस जंगल को स्टडी कर रहा था तो जब मैंने, मान लो इस जंगल का, जस्ट एग्जांपल देके समझा रही हूँ, जब मैंने इस जंगल का 10% एरिया एक्सप्लोर किया ना, तो मुझे मान लो 50 तरह की स्पीशीज मिली उस 10% एरिया में, अलग अलग प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, सबकी मिलाकर। ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम कि जब उन्होंने उस जंगल का 10% एरिया एक्सप्लोर किया तो उनको मान लो 50 टाइप्स ऑफ स्पीशीज वहां मिली। जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, कोई रियल डेटा नहीं है। फिर जब उन्होंने और एक्सप्लोर किया, मान लो 30% एरिया अब एक्सप्लोर कर चुके हैं वो, 10 में 20% और ऐड हो गया तो 30% एरिया हो गया टोटल। तो उन्हें थोड़ी सी और एक्स्ट्रा नई स्पीशीज मिली जो इस 10% एरिया में नहीं थी। ठीक है। तो 50 स्पीशीज यहाँ थी वो भी रिपीट हो रही थी और कुछ नई स्पीशीज भी मिल रही थी। तो मान लो 30% एरिया में टोटल स्पीशीज का नंबर हो गया अब उनके पास 70। फिर उन्होंने कहा कि यार जब मैं 60% एरिया एक्सप्लोर कर चुका था तो ये नंबर और बढ़ता गया, मान लो उनको 120 टाइप की स्पीशीज मिल गई। यानी जैसे जैसे उनका एरिया, एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे वो ये देख रहे हैं कि स्पीशीज डाइवर्सिटी भी बढ़ती जा रही है। ठीक है। फिर उन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने लगभग 60 to 70% जंगल एक्सप्लोर कर लिया था, जो लास्ट का 20-30% बचा था,
जब उन्होंने उसको भी एक्सप्लोर किया तो अब उन्हें नई स्पीशीज मिलना बंद हो गई। मतलब मैक्सिमम स्पीशीज उनको 70% जंगल में मिल चुकी थी, अब बस वही स्पीशीज बार बार रिपीट हो रही थी, कोई न्यू स्पीशीज एड ऑन नहीं हुई। तो व्हाट ही कंक्लूड, उन्होंने एक ग्राफ बनाया इसको एक्सप्लेन करने के लिए। उन्होंने कहा, ये ब्लू वाला देखना, कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता है, एरिया मतलब एक्सप्लोर्ड एरिया जो वो स्टडी कर रहे हैं, जैसे जैसे आप एरिया एक्सप्लोर करोगे वैसे वैसे स्पीशीज रिचनेस, यहाँ पर क्या लिया है, स्पीशीज रिचनेस, ये भी पूछ सकते हैं कि वाई एक्सिस किसको बताती है, स्पीशीज रिचनेस को, एक्स एक्सिस किसको बता रही है, एक्सप्लोर्ड एरिया को। तो अगर मान लो इतना एरिया एक्सप्लोर किया तो लगभग इतनी स्पीशीज रिचनेस थी, और एरिया बढ़ा इतनी स्पीशीज रिचनेस हो गई, और एरिया बढ़ा इतनी स्पीशीज रिचनेस हो गई। पर अब जब उन्होंने और फर्दर एरिया एक्सप्लोर किया तो स्पीशीज रिचनेस और नहीं बढ़ रही थी, एक मैक्सिमम लिमिट पर आकर रुक गई थी, लगभग सिग्मॉइड कर्व की तरह हो गया। एग्जैक्टली सिग्मॉइड नहीं कहते इसको, क्योंकि सिग्मॉइड में तो पहले लेग फेज आती है फिर लॉग फेज आती है, यहाँ पर कोई लैग फेज नहीं है ना, यहाँ पर सिंपली ग्राफ इस तरह से जा रहा है। शायद आप इसमें लिखा भी, आप इस तरह के ग्राफ को हाइपरबोला कुछ बोलते हैं, है ना, यस, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस तरह के ग्राफ को बोलते हैं बच्चों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब आप अगर पढ़ते हो फिजिक्स में या मैथ्स में, जो मैथ्स के बच्चे उनको पता होता होगा, है ना, बायो में तो बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं होती इन चीजों की, ठीक है। तो ये जो है इस ग्राफ का शेप क्या है, लिख लेना आप, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्यों आया बच्चों ये, क्योंकि बोलते हैं ना आप, वो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, आप ऐसे वो एक कुछ स्टोन फेंकते हैं तो वो हाइपरबोला ऐसे मूवमेंट करता हुआ जाता है, तो वो यहाँ पर वही वाली शेप आ रही है इसलिए। तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगी, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक लिमिट के बाद अगर आप एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ाओगे भी तो भी स्पीशीज रिचनेस और नहीं बढ़ेगी, एक सर्टेन लिमिट तक स्पीशीज रिचनेस मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, उन्होंने कहा ही ऑब्जर्व दैट within a region species richness increased with increasing explored area but only up to a limit. In fact, the relation between species richness, किसका रिलेशन देखना है, y एक्सिस पे species richness ली है और x एक्सिस पे एरिया लिया है, for a wide variety of taxa। उन्होंने कहा कि जिन स्पीशीज को मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा था उसके अलावा किसी भी स्पीशीज को किसी भी एरिया में एक्सप्लोर कर लो, हर जगह आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा। चाहे आप किसी जंगल में एंजियोस्पर्म्स को एक्सप्लोर कर लो, बर्ड्स को कर लो, बैट्स को कर लो, फ्रेश वाटर में फिशेस को कर लो, किसी भी स्पीशीज को कर लो, किसी भी रीजन में लगभग हर जगह आपको यही रिलेशन मिलेगा, एंड द ग्राफ विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उन्होंने कई सारी स्टडीज और भी की होगी तभी, बट ऑब्वियसली कंक्लूड किया, और यस ये बात काफी हद तक सही है, सिर्फ एक एक्सेप्शन अभी हम इसका आगे देखेंगे। ऑन अ लॉग स्केल, जब उन्होंने इन वैल्यूज का लॉग लिया और फिर उन वैल्यूज को प्लॉट किया तो लॉग स्केल पर ये एक लीनियर रिलेशन है ना, इसको लीनियर ग्राफ कहते हैं ना आप, तो आपसे पूछ लें तो ध्यान रखना, यहाँ लिखा भी है कि ऑन अ लॉग स्केल, इसको आप अलग से ही हाईलाइट कर लो, द रिलेशनशिप बिकम स्ट्रेट लाइन। और अगर उसको इक्वेशन से डिस्क्राइब करा तो यहाँ पे दोनों की इक्वेशन है, देखो दोनों याद रखनी है आपको, बिना लॉग लिए तो इक्वेशन है S इज इक्वल टू CAZ, S स्पीशीज रिचनेस है, एरिया A है, ठीक है, C क्या है यहाँ पर देखना, और Z क्या है यहाँ पर। C तो आपके बुक में लिखा है इंटरसेप्ट को बताता है, ग्राफ आप जब बनाते हैं तो इंटरसेप्ट वगैरह भी तो लेते हैं, तो C तो किसको बताता है, ये लिख रहा है Y का इंटरसेप्ट, ठीक है। और Z किसको बताता है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है इस इक्वेशन में, या तो इक्वेशन पूछ लेंगे आपसे या फिर ये पूछ लेंगे कि Z किसको बताता है बच्चों, तो इसे आप हाईलाइट कर लो, Z यहाँ पर स्लोप ऑफ द लाइन है जिसे कहा गया रिग्रेशन कोएफिशिएंट। एक R भी आया था पॉपुलेशन ग्रोथ की इक्वेशंस में, याद हो तो R क्या था वहां पर, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, जो बर्थ माइनस डेथ से निकलता है वो R था। यहाँ पर जो एडिशनल वैल्यू है वो है Z, जो बताता है स्लोप ऑफ द लाइन को, एंड इसका नाम है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। Z किसको इंडिकेट करता है, Z किसको इंडिकेट करता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, स्लोप ऑफ द लाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। लॉग लेना तो सबको आता ही है इसका, log S इज इक्वल टू log C, Z यहाँ आ जाएगा तो Z log A, तो इसको अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं है, मेन इक्वेशन याद कर लो, S इज इक्वल टू C A की पावर Z, ठीक है, डन।
showing species area, note that on log scale the relationship become linear. चाहे स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ आ जाए, लीनियर लिखा हुआ आ जाए, एक ही बात. डन क्या बच्चों? आगे देखें क्या लिखा है. तो ये इक्वेशन हो गई, सबको याद रखनी है. इक्वेशन में किसका क्या मीनिंग है वो भी सबको याद रखना है. इसके साथ मेन इक्वेशन भी लिख दो, ये रही. इसका लॉग लेंगे तो ये हो जाएगी. ठीक है. अब यहाँ पर जब इसको और दूसरे इकोलॉजिस्ट ने इस इक्वेशन को, इस स्टडी को और एक्सप्लोर किया तो उन्होंने क्या देखा? इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट द वैल्यू ऑफ जेड, ज्यादातर स्पीशीज के लिए, क्योंकि अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने कहा था ना कि आप किसी भी टेक्सोनॉमिक ग्रुप के लिए स्टडी कर लो, ग्राफ लगभग इसी तरह का आएगा, तो जेड की वैल्यू भी लगभग एक फिक्स रेंज में ही आएगी. तो जेड की वैल्यू जो है वो आती है बच्चों 0.1 से 0.2 के बीच में. रिग्रेशन कोएफिशिएंट कितना रहता है? 0.1 से 0.2 के बीच में. 0.1 जैसे 0.1 का मतलब 0.10 ना, उसको 10 नहीं बोलेंगे, 0.10, 0.11, 0.12 से लेकर 0.20 तक. ठीक है. रिगार्डलेस, ये मैटर नहीं करता कि आप किस टेक्सोनॉमिक ग्रुप को स्टडी कर रहे हो या किस रीजन को स्टडी कर रहे हो. जैसे अगर आप ब्रिटेन में प्लांट्स के लिए जेड की वैल्यू निकालो, अगर आप कैलिफोर्निया में बर्ड्स के लिए जेड की वैल्यू निकालो, अगर आप न्यूयॉर्क में मोलस्का के लिए जेड की वैल्यू निकालो, तो ये जेड की वैल्यू यही आएगी. द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज अमेजिंगली सिमिलर. ठीक है. तो बहुत ही अच्छी स्टडी थी अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट की. उन्होंने एक आइडिया हमें दिया कि किस तरह स्पीशीज डाइवर्सिटी है दुनिया में, है ना. अब इसका एक एक्सेप्शन देखना कि इनकी ये जो स्टडी थी, ये इसमें एक चीज थी कि जो भी एरिया हम स्टडी कर रहे हैं ना, उसका एक लिमिटेशन है कि वो इतना बड़ा एरिया नहीं होना चाहिए कि आपने पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट ही स्टडी कर डाला. हाँ, बड़े बड़े जंगलों को स्टडी कर सकते हो, पूरे पूरे फॉरेस्ट में भी लगभग जेड की वैल्यू यही रहेगी. पर यहाँ पर लिखा है कि अगर आप एक पूरे कॉन्टिनेंट को स्टडी कर रहे हो, पूरे एशिया कॉन्टिनेंट को, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को, पूरे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को, तो फिर जेड की वैल्यू बढ़ जाएगी. ठीक है. वही चीज यहाँ लिखी है कि इफ यू एनालाइज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अमंग वेरी लार्ज एरिया, जैसे कि एंटायर कॉन्टिनेंट, यू विल फाइंड दैट स्लोप ऑफ द लाइन बिकम स्टीपर. जेड की वैल्यू बढ़ने का मतलब स्लोप स्टीपर हो जाएगा एंड द वैल्यू विल बिकम 0.6 से 1.2. यूजुअली क्या रहती है? 0.1 से 0.2, बट अब हो गई 0.6 से 1.2, बढ़ गई. और स्लोप कैसा हो गया? स्टीपर. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है बच्चों, आपको पूछा भी गया था नीट में कि अगर हम फ्रूगीवोरस बर्ड्स, फ्रूगी यानी फ्रूट्स को खाने वाले, जैसे फाइटोफैगस आया था इंसेक्ट्स को, प्लांट्स को खाने वाले इंसेक्ट्स, वैसे फ्रूगीवोरस बर्ड यानी फ्रूट्स को खाने वाले बर्ड्स. तो अगर आप फ्रूगीवोरस बर्ड्स एंड मैमल्स को स्टडी करो किसी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, तो स्लोप की वैल्यू आएगी इसके बीच में, यानी 1.15. ये 1.20 है, 1.15. क्लियर? व्हाट डू स्टीपर स्लोप मीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट? तो वो आपको फिजिक्स में आप ग्राफ बनाते हैं, यू नो कि स्टीपर ग्राफ अगर होता है तो उसकी वो किस तरह से शिफ्ट हो जाता है. ठीक है. उसमें आपको कोई डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको तो ये याद रखना है कि अगर हम लार्ज कॉन्टिनेंट को स्टडी करेंगे तो ग्राफ बिकम स्टीपर एंड जेड की वैल्यू इंक्रीजेस, दैट बिकम 0.6 to 1.2. फ्रूगीवोरस बर्ड्स और मैमल्स को जब स्टडी किया तो ये वैल्यू मिली 1.15. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. ओके. देन यहां पर एक टॉपिक और ले लें क्या आज, फिर हम लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी नेक्स्ट सेशन में लेंगे. ठीक है. लॉस और उसका कंजर्वेशन. एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी में ही नेक्स्ट सब टॉपिक आपको बताया है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम. कि ये जो इतनी सारी गाथा हम गा रहे हैं, अलग अलग स्पीशीज डाइवर्सिटी को स्टडी कर रहे हैं, क्या रियली में ये ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट है, या ह्यूमंस के लिए या पूरी नेचर के लिए इतना इमेंस डाइवर्स होना जरूरी है? बिल्कुल है बच्चों. यहाँ कई सारी ऐसी स्टडीज दी गई हैं जिनमें ये देखा गया कि अगर दो इकोसिस्टम को कंपेयर कर रहे हैं, एक ज्यादा स्पीशीज रिच है, दूसरा कम स्पीशीज रिच है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल था. कई सारे नेचुरल डिस्टर्बेंसेस से भी उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं हुआ जितना ये हुआ जिसमें कम स्पीशीज है. ठीक है. Does the number of species in a community really matter to the functioning of the ecosystem? This is a question for which ecologists have not been able to give a definite answer. Yes, they know कि हाँ important है, but exactly क्यों important है वो definitively नहीं कहा जा सकता. For many decades, ecologists believed that communities, highlight करना, that communities with more species tend to be more stable than with less species. What exactly
इज स्टेबिलिटी फॉर अ कम्युनिटी। अब आप स्टेबिलिटी को कैसे डिफाइन करोगे, व्हाट इज द मीनिंग कि भाई ये ज्यादा स्टेबल है ये कम स्टेबल है, तो वो बताया है। स्टेबल कम्युनिटी क्या होती है, देखना स्टेबल कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सबसे पहला उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं आने चाहिए, ऐसा नहीं कि हर कुछ सालों में वो बदल जाती है, नई स्पीशीज बन जाती है उनमें, है ना, स्पीशीज को टाइम मिलना चाहिए रिलेटिवली वहां पे रहने का, उनमें बहुत जल्दी जल्दी वेरिएशन नहीं आने चाहिए। दूसरा किसमें नॉट टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर, जो वहां पे प्लांट्स है ना उनकी प्रोडक्टिविटी भी ईयर टू ईयर वेरी नहीं करनी चाहिए, कि अगर प्लांट्स इतना प्रोडक्शन पर ईयर कर रहे हैं तो फिर अगले साल भी लगभग इतना ही प्रोडक्शन होना चाहिए, वो तभी तो पॉसिबल है जब वहां पर इतने प्लांट्स एग्जिस्ट कर पाएंगे। अगर इकोसिस्टम इम्बैलेंस होगा, ज्यादातर प्लांट्स खत्म हो जाएंगे, तो फिर तो वहां प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, है ना। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है एक स्टेबल कम्युनिटी का, कि ईयर टू ईयर प्रोडक्टिविटी में वेरिएशंस नहीं होने चाहिए। दूसरा, it must be either resistant or resilient to occasional disturbance। अभी कहा मैंने आपको कि जो भी नेचुरल या मैन मेड डिस्टर्बेंसेस होते रहते हैं उससे वो कम्युनिटी लड़ सके, या तो एकदम ही रेजिस्टेंट हो कि उस पर असर ही नहीं हो रहा, या रेजिलियंट का मतलब असर हुआ भी तो उसने कम बैक कर लिया, उसने वापस से अपने आप को पहले की तरह कर लिया। तो इस तरह का रेजिस्टेंस या रेजिलियंसी अगर उस कम्युनिटी में है तो यस इट इज अ स्टेबल कम्युनिटी, ठीक है। एंड थर्ड, ये दूसरा हो गया, एंड थर्ड इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज, कि अगर कोई एलियन स्पीशीज वहां आ भी जाती है तो उस एलियन स्पीशीज का बहुत वाइड स्प्रेड हैवॉक क्रिएट ना हो जाए। जैसा मैंने आपको बताया था ना कि बंगाल में वो लाया गया टेरर ऑफ बंगाल वाटर हाइसिंथ, या हमने वो पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पियर कैक्टस लाया गया, तो वो इतना तेजी से फैल गया कि उसने बाकी सबको वहां से क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अगर कोई एलियन स्पीशीज वहां आती भी है तो वो कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि वो सारे मिलकर उसी को मार दें, मतलब ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर दें कि एलियन स्पीशीज ग्रो ही ना कर सके, तब आप उस कम्युनिटी को एक स्टेबल कम्युनिटी मानोगे। कौन से 3 फीचर्स होने चाहिए, पहला प्रोडक्टिविटी में वेरिएशंस नहीं आने चाहिए ईयर टू ईयर। दूसरा, जो भी ओकेजनल डिस्टर्बेंस होते हैं इधर नेचुरल और मैन मेड, उसके लिए वो कम्युनिटी रेजिस्टेंट या एटलीस्ट रेजिलियंट होनी चाहिए। और थर्ड, रेजिस्टेंट होनी चाहिए एलियन स्पीशीज के इन्वेजन से, वो खुद को बचा सके, ठीक है। वी डोंट नो हाउ दीज एट्रीब्यूट्स आर लिंक्ड टू स्पीशीज रिचनेस इन अ कम्युनिटी। अब कुछ इकोलॉजिस्ट कहते हैं कि यार इन 3 बातों का इस चीज से क्या रिलेशन है कि अगर स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है तो ये तीनों कैरेक्टर होंगे, और अगर स्पीशीज रिचनेस कम है तो ये तीनों कैरेक्टर नहीं होंगे। है क्या कोई लिंक इसके बीच में? तो डेविड टिलमैन ने एक स्टडी की बच्चों, डेविड टिलमैन ने एक लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बहुत टाइम तक वो एक ऐसी जगह पर रहे जहां बहुत सारे आउटडोर प्लॉट्स थे, खाली प्लॉट्स थे, उनको उन्होंने स्टडी किया, टैग किया, हर प्लॉट की एक लिस्ट बनाई कि वहां पर कितने कितने स्पीशीज हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, है ना। तो उन्होंने क्या देखा, ही फाउंड दैट जिन प्लॉट्स में ज्यादा स्पीशीज थी दे शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशंस इन बायोमास। एक कैरेक्टरिस्टिक ये था ना कि प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन नहीं आना चाहिए, तो उन्होंने प्रोडक्टिविटी भी नोट की। तो उन्होंने कहा कि यार जहां पर स्पीशीज रिचनेस कम थी ना वहां पर तो मुझे बहुत वेरिएशन मिले प्रोडक्टिविटी में, पर जहां पर स्पीशीज रिचनेस अच्छी थी वहां मुझे वेरिएशन ही नहीं मिल रहे थे, एक कांस्टेंट ग्राफ आ रहा था प्रोडक्टिविटी का। तो कहीं ना कहीं ये बात मैटर करती है कि स्पीशीज रिचनेस की वजह से वो कम्युनिटी स्टेबल है। ही ऑल्सो शोड दैट इन हिज एक्सपेरिमेंट्स इंक्रीज्ड डाइवर्सिटी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी। हालांकि वो इसी से रिलेटेड है कि जहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा थी वहां प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट तो थी ही थी, प्लस हायर भी थी, है ना। कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि कम थी और कांस्टेंट बनी रही, वो ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे, बट ऑब्वियस अगर ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे तभी तो ज्यादा हर्बीवोर्स होंगे, तभी तो ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी, है ना। सब बातें लिंक्ड हैं बच्चों, मैंने कहा ना, मतलब इस चैप्टर को इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं थी, छोटा छोटा इसमें चीजें आपको दे देते, एक्सप्लेन कर देते, इनफ था। न्यू एनसीईआरटी में इस तरह का मॉडिफिकेशन हो जाता तो अच्छी बात थी, बट नहीं हुआ। या तो चैप्टर पूरे डिलीट हुए हैं या फिर चैप्टर से पूरे पूरे टॉपिक्स ही हटा दिए गए, उसकी जगह एक बहुत अलग तरह की अप्रोच होनी चाहिए थी, बट ठीक है, वो जब होगी तब होगी, हमें तो फिलहाल नीट के लिए पढ़ना है तो हम तो यही पढ़ लेते हैं। ओके डन, ये बात समझ में आ गई। आगे क्या लिखा है, although we may not understand completely how species richness contribute to the well-being of an ecosystem, we know enough to realize that
rich biodiversity is not only essential for ecosystem but imperative for the very survival of the human race on this planet। ये तो हमें समझ में आ गया कि yes, species diversity planet पे हमारे सर्वाइवल और planet के सर्वाइवल दोनों के लिए जरूरी है। At a time when we are losing species at an alarming pace, one might ask, does it really matter to us if a few species become extinct? Would Western Ghat ecosystem become less functional if one of its tree frog species is lost forever? हमने पढ़ा था ना कि वेस्टर्न घाट में एम्फीबियंस की डाइवर्सिटी ज्यादा है, तो ये कह रहा है कि अगर वहां से 2-4 ट्री फ्रॉग खत्म भी हो गए तो क्या सही में वेस्टर्न घाट से इस बात का कोई फर्क पड़ेगा? या हाउ आर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज अफेक्टेड इफ instead of 20,000 we have only 15,000 species of ant? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ये कहता है कि ह्यूमंस को तो ऐसा ही लगेगा ना कि यार एंट्स की 20,000 स्पीशीज की जगह 15,000 भी रह जाएं तो हमें क्या फर्क पड़ जाएगा, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें एंट से क्या डायरेक्ट बेनिफिट है। बट यस, ये सारी चीजें हमें अफेक्ट करती हैं। इस चीज को समझाने के लिए बच्चों पॉल अर्लिच ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैनफोर्ड के साइंटिस्ट हैं, इकोलॉजिस्ट हैं पॉल अर्लिच, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, ठीक है, जिसका की नाम है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा रिवेट का मतलब स्क्रू, छोटे छोटे स्क्रू, जैसे अगर एक एरोप्लेन कोई भी हम मशीन बनाते हैं तो उनके पार्ट्स को आपस में स्क्रूज के थ्रू जोड़ते हैं, तो रिवेट यहाँ पे स्क्रू है, ठीक है, रिवेट स्क्रू को ही कहते हैं, रिवेट यहाँ पे स्क्रू है। और पॉप करना यानी जैसे हम बोलते हैं ना, मान लो किसी स्क्रू को निकाल लिया तो दैट इज पॉप अप अ स्क्रू, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग सी हाइपोथेसिस दी। उन्होंने कहा कि आप इकोसिस्टम को एक एरोप्लेन मान लो, एक एयरप्लेन मान लो, और उस एयरप्लेन में जितने भी पार्ट्स हैं, उसके विंग्स हैं, विंडोज हैं, चेयर में हैंडल्स हैं, जो भी है व्हाटएवर अंदर की चीजें, सब कोई ना कोई स्क्रू से जोड़कर एक पूरा इकोसिस्टम, एक पूरा एरोप्लेन तैयार हो गया है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब भी पैसेंजर्स जब उसमें बैठते हैं, उतरते हैं, तो कोई ना कोई पैसेंजर हर बार अपने साथ एक स्क्रू निकाल के ले जाता है। समझाने के लिए उन्होंने एक बताया एनालॉजी यहाँ पे, है ना, एक स्क्रू निकाल के ले जाता है। तो शुरू में अब उस प्लेन में तो खूब हजारों लाखों स्क्रू लगे होंगे, तो शुरू में एक आध पैसेंजर ने 1-2 स्क्रू निकाल भी लिए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर ये कंटिन्यू चलता रहा कई महीनों तक, जो भी पैसेंजर चढ़ता है हर पैसेंजर अपने साथ एक स्क्रू निकाल के ले जाता है अंदर से किसी पार्ट का, तो और उसकी रिपेयरिंग हो नहीं रही है उस फ्लाइट की, उस एरोप्लेन की, तो क्या होगा, कुछ महीनों बाद आपको वो फ्लाइट थोड़ी डैमेजिंग सी दिखने लगेगी ना, किसी का चेयर टेढ़ी हो रही है, किसी की विंडो प्रॉपरली नहीं है, किसी का कोई पार्ट कहीं पर नीचे लटका हुआ है, बहुत अजीब सा, मतलब टियर एंड वियर टाइप दिखेगा अंदर से, ओके। यानी हमारे इकोसिस्टम में जैसे जैसे स्पीशीज खत्म होती जा रही हैं, जब शुरू में थोड़ी थोड़ी खत्म हो रही थी तब तो पता ही नहीं चल रहा था, बट अब जब वो नंबर इतना एक सफिशिएंट हो चुका है कि यार कि इकोसिस्टम को इस बात से फर्क पड़ रहा है, इकोसिस्टम की फंक्शनिंग पर अफेक्ट हो रहा है, तो यस इट इज अलार्मिंग फॉर अस। और अगर उन्होंने कहा, और अगर बाई चांस किसी पैसेंजर ने मजाक में विंग्स के स्क्रू निकाल लिए, अपने साथ ले गया, तो जैसे ही वो प्लेन उड़ेगा इट विल बी क्रैश, विंग्स के बिना कैसे बैलेंस हो पाएगा। यानी वो जो विंग्स के स्क्रू हैं दे आर द की स्टोन स्पीशीज। बच्चों, हर इकोसिस्टम में जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं ना, जैसे लायंस, टाइगर्स फॉरेस्ट में, या हम कह सकते हैं ह्यूमंस भी हैं, की स्टोन स्पीशीज का मतलब जो इकोसिस्टम को चलाने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, वो की स्टोन स्पीशीज है विंग्स का स्क्रू। अगर वो एक्सटिंक्ट हो गई तो इकोसिस्टम को मेंटेन कर पाना इज क्वाइटली इम्पॉसिबल, ठीक है। तो उन्होंने अपनी रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस में क्या कहा, देखना, इन एन एयरप्लेन दैट इज इकोसिस्टम ऑल पार्ट्स आर जॉइंड टुगेदर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स। रिवेट्स को किससे कंपेयर किया है, स्क्रू को कंपेयर किया है स्पीशीज से। पॉप करके ले जाना मतलब स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं, ठीक है। और इकोसिस्टम को किससे कंपेयर किया है, इकोसिस्टम इज द एयरप्लेन, ठीक है। तो उन्होंने कहा इफ एवरी पैसेंजर ट्रैवलिंग इन इट स्टार्ट पॉपिंग अ रिवेट टू टेक होम causing a species to become extinct, it may not affect flight safety, that is proper functioning of ecosystem initially, but as more and more rivets are removed the plane become dangerously weak over a period of time. Furthermore, which rivet is removed may also be critical. Loss of rivet, इसको हाईलाइट करना, अगर
लॉस ऑफ रिवेट ऑन द विंग्स दैट इज की स्पीशीज, की स्टोन स्पीशीज। क्या होती है की स्टोन स्पीशीज? विच ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शंस। अगर वो रिमूव हो गई तो इट इज ऑब्वियसली अ मोर सीरियस थ्रेट to flight safety than loss of a few rivets on the seats or windows inside the plane। ठीक है, तो की स्टोन स्पीशीज पे भी अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या होती है? जो मेन इकोसिस्टम को ड्रिवन करती है, और इसका एग्जांपल होता है जनरली बच्चों टॉप कार्निवोर्स। जो किसी भी इकोसिस्टम के टॉप कार्निवोर्स होते हैं ना, कहने को तो उनका नंबर कम है, पर इकोलॉजिस्ट उन्हीं को मेन, मतलब नो डाउट प्लांट्स का अलग रोल है, वो तो प्रोडक्टिविटी के लिए जरूरी है ही है, पर इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए, जैसे टॉप कार्निवोर्स दूसरे कार्निवोर्स का शिकार करते हैं, वो हर्बीवोर्स का करते हैं, हर्बीवोर्स प्लांट्स को खाते हैं, तो ये वाला जो प्रेडेशन वाला रिलेशन है ना, उसको यही मेंटेन करते हैं, इसलिए इनको कीस्टोन स्पीशीज मानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस क्या है? तो दिस इज ऑल अबाउट द बायोडायवर्सिटी। अब इस बायोडायवर्सिटी में हमारे दो टॉपिक्स रह गए हैं बच्चों, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। कैसे हम, किन कारणों से बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है वो हम पढ़ेंगे। एविल क्वार्टेट, क्वार्टेट यानी चार मेन रीजंस हैं, ठीक है, और कैसे उसको बचाने के एफर्ट्स हो रहे हैं, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, गुड बाय।